नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की जो नोटिफिकेशन आई है अग्निवीर वायु इनटेक 1 2023 के बारे में। देखिए, अभी तक आपने जो 1 2022 के बारे में आई थी, यानी 2022 का पहला इनटेक जो आया था उसके बारे में थी। अब इसके यहाँ पे किसका आ गया है, 2023 का इनटेक आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये चीजें अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एकदम प्योरली अथराइज्ड है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, हालांकि आपके जो मोबाइल में छोटा दिख रहा होगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको इजीली दिखाई पड़ेगा। फिर भी जैसे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना, यहाँ इसका लोगो बना हुआ है और यहाँ पे इसकी इंसाइन है। ठीक है, तो मतलब इसका जो प्रतीक चिन्ह है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ओरिजिनल नोटिफिकेशन ली है। आपका एक सिंगल डाउट यहाँ पर रहने वाला नहीं है कि क्या प्रोसीजर इसके बचते हैं। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अगर आप रख सकते हैं तो जो आपके डाउट है उसके लिए आप पेन पेंसिल रखिए ताकि उसको आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़े से आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो लिखा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। इन्होंने लिखा है कि इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस बार फीमेल कैंडिडेट्स को भी रखा गया, जैसा कि मैंने न्यूज़ क्लिपिंग में आपने देखी होंगी या न्यूज़ में देखा होगा कि इस बार वायुसेना दिवस पर 8 अक्टूबर को जो है जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, यानी कि जो भारतीय वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा था कि इस बार से हम जो है महिला अग्निवीरों की भर्ती भी करेंगे और 10% तक के आरक्षण की उसमें बात भी कही गई थी महिला अग्निवीरों के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि अनमैरिड मेल और फीमेल, यानी कि मैन एंड वीमेन दोनों के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं फॉर अग्निवीर वायु। देखिए, अग्निवीर तीनों सेनाओं के लिए होता है, इसलिए इसको अग्निवीर वायु कहा गया है। ठीक है, इनटेक कौन सा है, 1 2023 है। ध्यान रखिएगा, इसके अग्निपथ स्कीम के तहत है। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है अभी जल्दी में, उसके तहत ये अगली वैकेंसी है। तो इसको रजिस्ट्रेशन की डेट है इसमें 7 नवंबर। ये डेट आप याद रखिएगा, 7 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन होने हैं। और जब का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में होगा। यानी कि आप मान के चलिए कि आपको जो है तकरीबन 2 ही महीने का समय मोटा मोटा मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं अग्निवीर इनटेक करके। तो इसमें पहले इन्होंने दिया हुआ है कि सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। इसमें ये बात कही हुई है पहले कॉशन के तौर पर, यानी सावधानी आप रखिए कि जो एयरफोर्स में जो सिलेक्शन होता है वो फेयर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसमें किसी तरीके की कोई जैक या कोई सोर्स, अगर कोई कहता है आपसे पैसे लेकर करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब देख मतलब होता है घूस, कोई भी यहाँ पर ब्राइब नहीं लिया जाएगा। रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन, आपको किसी को भी किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है। किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। ऑन रिक्रूटमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई भी स्टेज पे किसी को पैसे नहीं देने हैं। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रप्चरस पर्सन पोजिंग एज अ रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, देखिए आपको इन्होंने कहा है कि किसी भी ऐसे आदमी के बहकावे में नहीं आना है जो ये बताता हो आपको कि नहीं, मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिक्रूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ का एजेंट हूँ। तो इस तरीके से सावधानी लेने के लिए कही है एयरफोर्स ने। आगे इनकी क्या क्या चीजें हैं वो भी हम आपको बताते हैं बारी बारी से। ठीक है, सारा जो नोटिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो 1 नंबर पॉइंट से हम पहला अपना 1 नंबर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि परसुएंट एंड टू द न्यू HR मेथोडोलॉजी फॉर इंडक्शन अग्निवीर वायु अंडर अग्निपथ स्कीम एम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू नेशंस यूथ to experience military way of life for a period of 4 years. Indian Air Force invites online application from unmarried Indian male and female candidates for selection test from 18 January 2023 onwards to join the IAF as a Agniveer Vayu. The number and employability of female candidates will be decided as per service requirement.
ठीक है। चलिए यहाँ पर जो इन्होंने बात कही है इसको मैं अगर आपको हिंदी में बता दूं तो इन्होंने कहा है कि हम अवसर मिलता है आपको अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल जो है मिलिट्री वे ऑफ लाइफ, यानी जो फौज का जीवन है, जो मिलिट्री का जीवन है वो कैसा है उसको जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए, तो उसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है एयरफोर्स ने, ठीक है, जिसका जो है टेस्ट शुरू होता है आपका 18 जनवरी 2023 से। ये डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 2023 से। इन्होंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर पायलट्स नेविगेटर। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ना पायलट्स के लिए है और ना नेविगेटर्स के लिए है, यानी इसमें आप तीनों नहीं बन सकते हैं। इसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, अलग एग्जाम्स होते हैं। तो ये आप ऑफिसर्स के लिए नहीं जा रहे हैं, ना आप इसमें पायलट बनेंगे जो कि जहाज वाले उड़ाने के लिए काम आते हैं, और जो ये आपके नेविगेटर्स हैं, जो नेविगेटर होते हैं एयरक्राफ्ट में या जहाज़ों में, जो नेविगेटर होते हैं दिशा मतलब बताने के लिए जो होते हैं, तो नेविगेटर्स के लिए भी आप नहीं भर्ती हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर ऑफलाइन नहीं है, ये वर्ड याद रखिएगा, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है इसमें, जो भी एप्लीकेशन भराएगा कौन सा भराएगा, ऑनलाइन, बाय द कैंडिडेट्स एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन to fill up the same as available at agnipathvayu.cdac.in। इस वेबसाइट पे आप इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे आपको डिटेल आपकी जानकारी दी गई है इसको भरने की। हालांकि मैं भी आपको एक वीडियो डाल दूंगा इसमें कैसे आपको ये भरना है। फिर भी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो क्या करना है, आपको ऑनलाइन ही भरना है इसी वेबसाइट पे जा करके। इनका कहने का मतलब ये है एग्जामिनेशन जो है ये वैलिड है किसके लिए, 123 के लिए, 120, यानी कि आपका जो 2023 में ये पहला इंटेक है। अगर यही वैकेंसी मान लीजिए दोबारा आती है 2023 में एक और अग्निवीर वायु आएगी तो वो 2023 आएगी, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से होता है ये चीजें, तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस एट 1700 का मतलब होता है, देखिए ये थोड़ा रेलवे की लाइन है, लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पर, जो मतलब होता है ना 24 आवर्स फॉर्मेट में लिखा गया है। तो 17 का मतलब होता है कि 5 बजे से, यानी आपको शाम 5 बजे से 7 नवंबर को शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। और क्लोज कब हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लोज हो रहा है 5 बजे ही 23 नवंबर को, यानी तकरीबन आपको अच्छा खासा समय यहाँ पर मिल जा रहा है अपने फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको 13 दिन वहां मिल जाएंगे और 3 दिन तकरीबन यहाँ मिल जा रहे हैं। तो एक मतलब 15 डेज का मिनिमम आप मान के चलिएगा कि आपको 15 दिन का ही समय मिल रहा है। फिर भी प्रयास ये करिएगा कि आप 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। चलिए, ओनली ऑनलाइन इन्होंने रजिस्टर्ड, जो भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यही साइट पे जानी है जो मैंने साइट यहाँ बताई थी, देखिए याद रखिएगा, ठीक है, ये साइट पे जानी है। नोट क्या करना है आपको, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एज सो नो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट विल बी एकोमोडेटेड। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं भाई साहब नो एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ावा, तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो, यानी ये 23 नवंबर जो आप डेट देख रहे हैं ना, 23 नवंबर के बाद ये कह रहे हैं कोई हम फॉर्म नहीं लेंगे, इसको 24 नवंबर भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इस डेट के बाद में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो आप, इन्होंने कहा है कि एडवाइस किया हुआ है यहाँ इन्होंने, ठीक है, कि रजिस्टर करिए जल्दी से जल्दी अपने आप को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए हम बात करेंगे और आप किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखी गई है। और जिन भी लोगों को डाउट होता है कि नहीं यार एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं, कुछ लोग तो बिना एलिजिबिलिटी के ही अपना फॉर्म भर देते हैं, बाद में रिजेक्ट हो जाता है, कुछ फीसेस भी उनकी चली जाती है। तो 5वां नंबर पॉइंट है एज के बारे में। किसके बारे में, एज के बारे में। देखिए एज का एकदम क्लियर फंडा यहाँ पर क्या है कि बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक के लिए ही जो आपके एस्पिरेंट्स हैं या जो आपके अग्निवीर हैं उनको ले रहे हैं। वो उन्होंने डेट क्या दी है इसकी, 27 जून। ये देखिए, ये 2 डेट दी है इन्होंने, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो, 27 जून 2002। यानी अगर आप 27 जून 2002, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, ये तो 27, अगर ये डेट, इस डेट, इस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बाद की है, यानी 28 जून है,
29 जून है 2002 के बाद में, ठीक है। और कब से किसके बीच में हो, 27 दिसंबर 2005 के। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 27 जून ही हो, ये जो यही डेट ऑफ बर्थ ही हो उसकी, तो भी क्या हो जाएगा, इन्होंने लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी दोनों डेट इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 27 के बाद 28 वाला कर रहे हैं और 27 से पहले 26 वाला हम कर रहे हैं। दोनों डेट जो है क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इस डेट को भी इंक्लूड किया गया है और इस डेट को भी इंक्लूड किया गया है। यानी अगर 27 दिसंबर 2005 के बाद आपकी डेट ऑफ, यानी 28 दिसंबर है, मान लीजिए 28 दिसंबर और 2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं ये चीजें, कि जो आपकी ये डेट दी हुई है, ये 27 जून 2002, अगर आप 27 जून 2000 पहले के हैं, यानी 26 जून के भी हैं, अगर आप ऐसा मान लीजिए 26 जून के भी हैं, तो आप नहीं भर सकते हैं। और कि 2002 के हैं तो नहीं भर सकते आप, ठीक है। इससे पहले के नहीं होने चाहिए, यानी इसके बाद से लेकर के और इसके बीच में होना चाहिए आपका, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यही ब्लॉक कह रहा था वो कि ये ब्लॉक हमने लिया है कैंडिडेट का, जो इसके बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है। वो किसके लिए, आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है ना, मैट्रिक की या आपकी जो हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट होंगी, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने लिखा हुआ है कि इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, देन अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। देखिए ये एक अलग केस है, ये अलग तरीके से आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको बताता हूँ क्या है ये कह रहा है, ठीक है। ये साहब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए आपने क्या है कि 21 साल तक ही ये लेते हैं, ये क्या करते हैं, 21 साल तक ही आपको मतलब एनरोलमेंट करते हैं। एनरोलमेंट का मतलब होता है ज्वाइनिंग, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी 21 साल तक ही ली जाएगी एयरफोर्स में। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट वाली है, ये वाली है, ठीक है, या मान लीजिए ये वाली है आपकी, कितनी है, 2002 है। तो 2002 के हिसाब से आप कितने साल के हो गए, अभी 2002 चल रहा है और अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, मतलब आप 20 साल के हैं। कितने साल के हैं, 20 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो साहब 20 ईयर्स के हैं, आपका सिलेक्शन होते होते कितने साल हो जाएंगे, आप मान लीजिए 21 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो 21 ईयर्स के तहत आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है, अगर एयरफोर्स ने 21 ईयर्स में दे दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप क्या हो जाएंगे, अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 साल। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका 21 साल तक एनरोलमेंट नहीं हो पाया, यानी 21 साल तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, तो क्या हो जाएंगे आप, वो आप जो है नहीं लिए जाएंगे, किसमें, एयरफोर्स में नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि ऐसा केस बहुत कम आता है, जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं लड़के, कभी कभी पहले होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, फिर भी मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स मैंने देखे कि क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैरिटल स्टेटस जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो हमें जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, ओनली अनमैरिड यहाँ बता दिया है पहले से ही, ठीक है। इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट, यानी कि जो भी आप भर्ती या ज्वाइनिंग के लिए हैं वो आपको क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, सॉरी, जो मेन टॉप पॉइंट जो है कि कैंडिडेट विल हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा अनमैरिड का, ऐसा वहां पर हो सकता है आपको साइन करा लें, या आप हो सकता है अपने यहाँ किसी गांव से आप प्रधान से भी आप किसी तरीके से तहसील से करवा सकते हैं ये। तो एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट के टाइम पे एक सर्टिफिकेट भी हो सकता है वो साइन करवाएं आपसे कि हाँ मैं अनमैरिड हूँ, ऐसा करके कुछ आपसे लें, एक डिक्लेरेशन ले लें। अग्निवीर वायु विल नॉट बी परमिटेड टू मैरी ड्यूरिंग देयर इंटायर टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया अगर आप जो 4 साल का जो टेन्योर आप सर्व करने जा रहे हो, इसमें आप मैरिड मतलब मैरिज नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मैरिज नहीं कर सकते इसमें आप, ठीक है, इसमें आप मैरिज के लिए अलाउड नहीं हो, यानी आप 4 साल क्या करेंगे, अनमैरिड ही रहेंगे। 4 साल बाद आप शादी कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अ कैंडिडेट मे बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इफ ही सी मतलब दोनों, मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। मैरिज ड्यूरिंग हिज हर टेन्योर ऑफ और फाउंड टू बी ऑलरेडी मैरिड इन स्पाइट ऑफ गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी आपने दे दिया सर्टिफिकेट कि भाई साहब मैं अनमैरिड हूँ और आपने शादी कर ली, तो इसके बाद में सर्विस क्या कर सकती है, आपको डिसमिस कर सकती है। क्या कर सकती है, डिसमिस का मतलब होता है परमानेंटली आपको निकाल देगी सर्विस बाहर, ठीक है, कि ना किसी आपको बेनिफिट के, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप चलिए अगला पॉइंट टॉपिक, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए आपको अग्निवीर के लिए।
देखिए इसमें आप या तो साइंस से होंगे या अदर देन साइंस होंगे, दो ही पॉइंट आते हैं। तो पहला इन्होंने डिस्कस किया गया साइंस वाला, साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट, आप तो या इंटर पास हो या 10+2, मतलब वही सेम इंटर के लिए ही है कि 10 क्लास 10th हुए और 2 साल का आपने कोर्स किया इंटरमीडिएट लेवल का। चलिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी इससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने कोई किया है तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके उसमें होने चाहिए। फॉर्म एन एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड एज COBSC, देखिए COBSC मतलब होता है कि जो अभी स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, उस स्टेट बोर्ड्स में आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी आपने पता नहीं कहाँ से कर लिया कि वो स्टेट बोर्ड का कोई नाम ही नहीं जानता, उस बोर्ड का किसी को नाम ही नहीं पता, ठीक है। मेंबर विथ मिनिमम कितना 50%, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम 50%, कितना 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। यानी कि अगर आपका मान लीजिए 500 का टोटल है तो आपको उसमें कितने 250 तो मिलने ही चाहिए, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। एग्रीग्रेट होना चाहिए, मतलब 500 में से आपको 250 मिलने चाहिए, टोटल कह रहा है ये टोटल। यहाँ पर एक टॉपिक और मतलब इसने डाल दिया है कि एक पॉइंट डाल दिया कि 50% मार्क्स चाहिए आपको इंग्लिश में, यानी अगर जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है उसमें इंग्लिश में, अब आप इसे इंग्लिश किस में, देखिए अगर आप इंटर का जो लेटेस्ट है, इंटरमीडिएट मान लिया हाई स्कूल में आपने नहीं मिला आपको 50%, ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं है। इंटर की यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, किसकी मांगी जा रही है, इंटर की मांगी जा रही है, तो हाई स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। इंटरमीडिएट में आपके कितने होने चाहिए इंग्लिश में, अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 25 होने चाहिए, 100 का है अगर आपका तो 50 होने चाहिए, यानी कि आपका 50% इंग्लिश में मार्क्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन आपका जो फॉर्म ही आप नहीं एलिजिबल नहीं है फॉर्म के लिए ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए नहीं एलिजिबल है आप, फॉर्म के एलिजिबल नहीं है। ये मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट तो अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है, ये बहुत ही मतलब है कि आपके इंग्लिश के मार्क्स जो है बहुत मैटर कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगर इनके अलावा मान लीजिए ये तो आपके नहीं है, और करके यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। के अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा आपने किया हो कितने साल का, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं 10+3 हो जाते हैं, मतलब हाई स्कूल के बाद में वो डिप्लोमा कर लेते हैं, किसी भी मैकेनिकल में कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में या कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, ठीक है, 50% मार्क्स का एग्रीगेट है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका क्या 50% मार्किंग इंग्लिश, अब मान लीजिए डिप्लोमा में आपने इंग्लिश नहीं लिया था, इनको यहाँ कहने का मतलब है कि अगर इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, अगर मान लीजिए डिप्लोमा में आपका इंग्लिश नहीं है तो आपका क्या लिया जाएगा, जो 10th में है, जो 10th में आपका इंग्लिश के मार्क्स हैं उससे आपको भी देना है, यानी इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में तो आधे नंबर आपको मिलने ही चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट वाले में। और यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज आ रहे हैं आजकल, वोकेशनल कोर्सेज काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये अदर देन ट्रेडिशनल, ये आपके ट्रेडिशनल कोर्स हैं, इसको ट्रेडिशनल कोर्स कहते हैं, ये वोकेशनल कोर्स है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ कैंडिडेट होंगे नहीं तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं। सेम इनके लिए भी वही चीज़ है कि 50% मार्क इंग्लिश में होने चाहिए, टोटल एग्रीगेट 50% होना चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट इस जो साइंस इस सब्जेक्ट का जो है मतलब एक आपको वो बताऊँ, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में भी आराम रहेगा ये, ठीक है। चलिए बाद में कर लूँ कि भाई देखिए ये जो साइंस सब्जेक्ट है, यानी साइंस साइड से अगर आपने पढ़ा है तो इसका मेन अगर निचोड़ बताया जाए कि भाई इसका, चलिए आप मुझे बताइए, इतना मुझे समझ में नहीं आया क्या हो सकता है, तो आपके 50% मार्क होने चाहिए पहली चीज तो टोटल, यानी 50% से आप पास हुए हो, और इंग्लिश में जो है आपका, इंग्लिश में जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूछ रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए किसी ने साइंस ना लिया हो, अदर देन साइंस वाले हो कोई बंदे, तो क्या करेंगे आप, ये पूछ रहे हैं क्या, बी वाले टॉपिक में कह रहे हैं अदर देन साइंस, मतलब किसी ने मैथ वैथ लिया ही नहीं हो तो क्या होगा भाई उसका, ठीक है। तो मान लीजिए आपने साइंस नहीं लिया, बायो ले लिया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लिया, तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, या आपने आर्ट्स ले लिए, तो इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट पास हो कोई बात नहीं है, 50% मार्क वही इन्होंने कहा है, इंग्लिश में 50% आपको चाहिए कोई बात नहीं, किसी एक स्टेट एजुकेशनल बोर्ड से आप पास हो, ठीक है, लिस्टेड एज COBSC, मतलब जो आपका रिकॉग्नाइज्ड हो, इनका कहने का मतलब इतना ही है, इन्होंने कुछ एक लिस्ट बनाई है जिसमें उस बोर्ड का नाम भी होना चाहिए, इस तरीके से कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने आर करके डाल दिया है, यानी अगर आप मान लीजिए बायो के स्टूडेंट हैं,
ठीक है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या ली हो, इंग्लिश तो आपका सब्जेक्ट ही हो, ध्यान रखिएगा इसमें। इंग्लिश अगर आपका है तो आप इसका अदर देन साइंस वाले में दे सकते हैं। पहले जो ग्रुप एक्स करके ग्रुप एक्स और वाई की जो वैकेंसीज आती थी तो उसमें टेक्निकल या नॉन टेक्निकल होता था, तो यही एक तरीके से समझ लीजिए कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट ये मांग रहे हैं, ये एक तरीके से नॉन टेक्निकल के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है? नॉन टेक के लिए हो जाता है। नॉन टेक्निकल जो ट्रेड्स हैं एयरफोर्स में उनके लिए हो जाता है। तो जो ग्रुप एक्स वाई का जो सिस्टम था पहले वो अभी तो है नहीं, क्योंकि अग्निवीर आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। इन्होंने पहला नोट्स क्या लिखा है पढ़ लेते हैं इसको भी। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग और 2 years वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स are also eligible for other than science subject and would be given an option of appearing in both science subjects and other than science subjects examination in one sitting while filling up the online registration form। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब जो आपके साइंस साइड वाले हैं, जो मैथ वाले हैं, जो मैथ्स वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो साइंस और आर्ट दोनों दे सकते हैं। साइंस प्लस आर्ट्स मतलब अदर देन साइंस, अदर देन साइंस एक ही बार में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो आपने अगर ये देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि दो चीजें मांग रहे हैं यहाँ पर, आपको मांग रहे हैं, अगर एक साइंस वालों को मांग रहे हैं, देखिए मैं फिर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ऊपर ले आकर के। देखिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक साइंस वाली मांग रहे हैं और एक अदर देन साइंस मांग रहे हैं। तो ये क्या करना है आपको, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए क्वालिफिकेशन दोनों है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है ये सारे जो है हम इरेज कर देते हैं, तो दैट आपको जो है समझने में काफी इजी हो जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रुक के समझा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में हो क्या सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये तो हमने मांगा किसके लिए, एक तो हमने ये वैकेंसी मांगी है और ये एक वैकेंसी मांगी है ना, लेकिन कोई बच्चा अगर साइंस सब्जेक्ट तो लिया ही लिया है, कोई सब्जेक्ट अदर देन साइंस देना चाहता है तो वो भी वो दे सकता है। यही यहाँ पर नोट 1 जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई अगर आप जैसे ऑप्शन है कि अपियरिंग इन बोथ साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, एग्जामिनेशन 1 सिटिंग मतलब एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा नहीं अलग अलग पेपर होगा। जैसे साइंस वालों का तो पेपर अलग होगा, अदर देन साइंस वालों का अलग होगा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो मैथ्स लिया है या साइंस साइड का है वो दोनों में जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बायो लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन मैथ्स वाला जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, वो दोनों में जाके सिट कर सकता है। यानी जो आपने अगर वो किया है, डिप्लोमा भी किया है ना, तो आप दोनों दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपका चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि भाई आपने साइंस वाले भी हैं, अदर देन साइंस वाले में भी तो है। ठीक है, बात कर लें नोट 2 की, तो नोट 2 में क्या है कि एजुकेशनल बोर्ड्स लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। देखिए जो COBSC इसका यही फुल फॉर्म था कि काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन वेबसाइट। इस COBSC जो इसकी एक मतलब वेबसाइट है, उस पर आपने जहां से किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मैंने किया है नहीं किया है, तो आप इस साइट पे जा करके अपने जो यूनिवर्सिटी है, अपना जो बोर्ड है वो चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा बोर्ड अथराइज है या नहीं है। ठीक है, इस वाली जो वेबसाइट है इस पे अगर आपका बोर्ड होगा तो वही कंसीडर किए जाएंगे, इनका कहने का मतलब ये है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि कोई बोर्ड ना मिले, लगभग बोर्ड मिल जाते हैं, कुछ फर्जी अगर दस्तावेज बने हुए हैं तो वो नहीं कहा जा सकते। ठीक है, अब नोट 3 में क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल। देखिए सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कभी तक डाउट आपके दिमाग में आ गया, ये मैं पूरा इसका निचोड़ बता दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई साहब मान लीजिए आपका 49.99 है, यानी कि आप केवल 0.01 से अगर आप मान लीजिए एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं, तब भी मैं कंसीडर आपका 49% ही करूंगा, मैं नहीं इसको 50% कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 50% आएगा कि भैया फॉर एग्जांपल अगर आपका इतना भी है ना, तब भी मैं 59% ही कंसिडर करूंगा, मैं 50% नहीं कंसिडर करूंगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए 0 इतना भी नंबर कम है आपके इंग्लिश में, यानी आपको 49.99% मिले हुए, किसी आप आधे 50% मार्क्स आपके नहीं है, तब भी आप कंसीडर मतलब होता है कि आप नहीं भर सकते फॉर्म को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 8वें नंबर वाले में इन्होंने कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड बता दिए हैं। क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड, मैंडेटरी है वो। ठीक है, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर अग्निवीर वायु एज फॉलोज, मतलब ठीक है, हाइट आपको बता दी इन्होंने कि भाई हाइट जो होनी चाहिए आपकी वो मिनिमम 152.5
सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए, ध्यान रखिएगा, जो लड़के हैं उनके लिए, और जो फीमेल हैं लड़कियों के लिए, उनके लिए 152 रखी गई है, 0.5 कम कर दिया गया। हालांकि ये बहुत ही मिनिमम हाइट है, लगभग सबकी हाइट हो जाती होगी। कुछ ऐसे रीजन्स वाइज छोड़ दिए जाए, जैसे आप नेपाल भूटान है, कुछ एरिया छोड़ दे तो ठीक है। वेट की बात करें तो वेट भी आपका किसके अकॉर्डिंग? प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। जैसे आपका जो एज है, ये जो कि हाइट है, हाइट अगर आपकी 152.5 है, सॉरी 152 अगर 5 है आपकी हाइट, तो आपका जो वेट है वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 45 × 50 के साथ ऐसे क्राइटेरिया में आप आते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। हालांकि इससे शायद कम रहता होगा, मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि आप ऐसे जा करके देख सकते हैं। जैसे आपकी हाइट जितनी भी हो, अगर आपकी मान लीजिए 160 हाइट है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे किसका? हाइट वेट रेशियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भैया मेरा कितना वेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, अगर वेट वगैरह कम है थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए चेस्ट की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम चेस्ट जितना भी है उसका सर्कमफ्रेंस तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब उसकी चौड़ाई जो है 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक्सपेंशन जो है, अगर आप 77 का है तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन पे होना चाहिए, मतलब यानी 77 5 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा ना, सॉरी 82 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 82 हो जाएगा। तो यानी 82 आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सेम वही है कि मतलब ऐसा इसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बट हाँ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर के लिए कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए, तो इनको कहा गया है कि भाई आपका जो एक्सपेंशन है उसमें भी 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा, एज जैसे हम मेल्स का लेते हैं। चलिए, और इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर ये दिया है, ये देखिए डी वाला पॉइंट क्या दिया है कि कॉर्नियल सर्जरी PRK और लासिक इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मान के चलिए कि अगर आपकी कोई आंखों की कोई कॉर्नियल सर्जरी हो रखी है, कार्निया जानते होंगे ना, आपने पढ़ा होगा कार्निया, उसकी कोई सर्जरी हो रखी है, जैसे आपने देखने वखने की कुछ दिक्कत थी तो उसकी सर्जरी हो रखी है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका मतलब आप फॉर्म मत भरिए, कोई मतलब नहीं है उसका। हियरिंग कह रहे हैं कि हियरिंग का क्या सिस्टम है कि भाई आप 6 मीटर डिस्टेंस एक दूसरे के आप मतलब 6 मीटर बाई ईच ईयर सेपरेटली, 6 मीटर डिस्टेंस से आप अगर सुन सकते हैं, कोई भनभनाहट सुन सकते हैं। फोर्स विस्पर मतलब होता है तेजी से कोई अगर फुसफुसा रहा है 6 मीटर दूर आप सुन सकते हैं उसको, तो इसका मतलब है कि आपका जो है नॉर्मल हियरिंग है। क्या है? नॉर्मल हियरिंग है। डेंटल की बात करें तो कह रहे हैं कि आपका हेल्दी गम्स, मतलब ऐसा नहीं आप पान पुकार गुटखा वाला खा करके एकदम सड़ा लिए हो आप, ठीक है। गुड सेट ऑफ टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट, सबका होगा 14 डेंटल पॉइंट तो मैक्सिमम लोगों का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सारा इजी है। विजुअल के बारे में इन्होंने जो देखने के बारे में बात की है, ये कहा है कि विजुअल एक्यूटी क्या चाहिए आपको। देखिए इन्होंने कहा कि 6 से 12 ईच आई, 6 to 12, 6/12 यानी 6/12 ये जो थोड़ा सा उसके होंगे ना, मतलब लोग वो जानते हो 6/12 क्या होता है। तो यानी अगर आपकी आंख में थोड़ा कम भी दिखता है, दूर दृष्टिदोष निकट दृष्टिदोष अगर है भी, तो आपका अगर चश्मा लगाने पे 6/6 हो जाता है तब भी आप भर सकते हैं। चश्मा आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया कितने तक है, +2.0D तक है। मायोपिया के बता दिया गया, यानी आपने देखा ना हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टिदोष निकट दृष्टिदोष, और इंक्लूडिंग कितना होना चाहिए ±5.50, तो ये यहाँ पे दिया गया है। यानी अगर आपको कुल मिला करके कलर विजन भी आपका CP सेकंड होना चाहिए, मतलब कलर विजन में आपको कलर दिखना चाहिए। कलर विजन भी एक तरीके का वो है डिफेक्ट, अगर इसमें नहीं सिलेक्ट होते हैं तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट करके इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ करेक्टेड विजन। मान लीजिए आपने ये जैसे 6/12 आपकी है और आप स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे लगा करके 6/6 देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको लेटेस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है विद इन 1 month 2 months ऐसे लेके आना है, और स्पेक्टिकल्स भी अपने साथ में लेके आना है, चश्मा भी लेके आना है, ठीक है। इफ यूज अगर आप यूज करते हैं तो द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट। देखिए जो भी आपको आई स्पेशलिस्ट ने वो चश्मा दिया हो, ऐसा नहीं कि गए दुकान पर बनवा लिया, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा करके उसका साइन, उसका क्या है स्टाम्प लगवाना है, उस पर सिग्नेचर भी रहना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जैसे आप जाते हैं ना, नंबर लगाए होंगे वहां पर, तो वो आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है। ऐसा नहीं किसी दुकान वाले को दिखा करके आप लेके आ गए। परसेप्शन शुड नॉट बी मोर देन 1 month ओल्ड। देखिए मैंने 2 महीने कह दिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत रियायत मिल जाती है, मैंने देखा है 1-8 महीने की अगर आगे पीछे भी, मतलब 31-32 दिन का भी, तब भी आपको थोड़ी बहुत उसमें कंसेक्शन मिल जाता है। चलिए अब बात करता हूँ जनरल हेल्थ के बारे में। तो जनरल हेल्थ की बात है कि भी कैंडिडेट्स शुड बी ऑफ नॉर्मल एटोनॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी पेंडेजेस, ठीक है। ही और शी दोनों की बात हो रही है। शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्टिव और लेटेंट
acute of chronic medical or surgical disability or communicable disease, infection and skin ailments, candidates shall be physically and mentally fit to perform duty in any part of world in any climate and terrain। देखिए यहाँ पर इनका जो कहने का सीधा सा मेरा मतलब है कि भैया जनरल हेल्थ जो है आपकी सही होनी चाहिए, आपको कोई ऐसा एलर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी आपको सर्जिकल डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आप बोल ना पाते हो, आवाज ना निकलती हो, ऐसा कुछ अगर दिक्कत है आपको, या क्रॉनिक के दौरे पड़ते हो आपको कोई, तो वहां पर भी आप नहीं अप्लीकेबल हैं इस नौकरी के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत सारे आपको, जैसे आप बर्फीले, आपको ग्लेशियर में पोस्टिंग मिल सकती है, आपको बाहर किसी मिशन पे भी भेजा जा सकता है, तो उनका कहने का मतलब यही था कि भाई ये आपके लिए ही बता रहे हैं कि आप जो है मेडिकली फिट रहिए, जनरल हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर गाइनोकोलॉजिकल जो है एग्जामिनेशन होता है, गाइनिक जो एग्जामिनेशन होता है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कोई मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनेशन जो आपके मतलब कवर करते हैं किसके लिए, जो यहाँ पर आपके जो मेडिकल स्टाफ, सॉरी जो मेडिकल यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं वो कवर करते हैं। तो यहाँ पर ये उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इस तरीके कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ उसके बारे में जानकारी करके, तो ये फीमेल जो है कैंडिडेट्स के लिए है। और जेंडर ये भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है कि भाई देखिए, एनी कैंडिडेट्स इफ फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोजिट जेंडर। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर ऐसा मिलता है जो मतलब जैसे ट्रांसजेंडर की या किसी ऐसी क्वालिटी में, अगर आप जैसे फीमेल तो हैं लेकिन उनमें जो है किसी ट्रांसजेंडर या किसी ऐसी चीज़ की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं तो उसके लिए भी वो क्या कर देंगे, आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जब शादी के लिए मना कर दिया तो कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो प्रेगनेंसी वाला केसेस तो खत्म ही जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने पॉइंट दे दिया है कि मान लीजिए कुछ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि भाई आप जो है कि इसमें अप टू जो 4 इयर्स है, 4 सालों तक क्या है, सुटेबल एक्शन एंड डिसमिसल रिमूवल विल बी टेकन। अगर 4 सालों तक आपको शादी भी नहीं करनी है तो यहाँ पर तो इसका टॉपिक वैसे बनता नहीं था, फिर भी उन्होंने लिख दिया है कि मान लीजिए कोई अगर कहता है कि नहीं ठीक है हमने शादी तो नहीं की है लेकिन अभी हम लिविंग इन में है, ऐसा कुछ है वहाँ पर जो शादी किसी की फिक्स हो गई है मान लीजिए, तो उनको इस चीज़ों से दूर रहना है। चलिए ये पॉइंट तो आ गया है। आगे का पॉइंट है कि डिटेल्स ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल ऑन CASB वेब पोर्टल। देखिए मेडिकल जो स्टैंडर्ड है ये अवेलेबल है इस साइट पे जाकर के, तो आप यहाँ पर भी जाकर के इस साइट पे जाकर के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इनके, उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो 9th पॉइंट है वो क्या कह रहा है भाई, कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस NDPS। ये भी क्या होता है ये ध्यान रखिए, कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक जो NDPS करके सब्सटेंसेस हैं, बैंड है अंडर NDPS एक्ट 1985 के तहत, ये बैन हो रखे हैं। जैसे जो ड्रग्स लेते हैं, जो आपने देखा होगा ना बहुत सारे आजकल यूथ में भी ये चक्कर फंस गया है, तो शैल बी रिजेक्टेड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इनटू द IF, वो भी एक क्राइटेरिया है रिजेक्शन का, अगर आप रिजेक्ट किए सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए जैसे अगर कहीं देख रहे हैं, अगर दोस्तों को देख रहे हैं तो आप इस सर्विस में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ना ट्राई करें या ना इस लत में जाएं, और गए अगर मान लीजिए गलती से आपने 1-2 बार किया तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पाए गए पोजीशन ऑफ स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में पाए गए कि मतलब आप नहीं पीते हैं, आप नहीं खाते, लेकिन आपके पास रखा मिल गया, या आपने किसी को दिया खरीद करके, या कंज्यूम कर रहे हैं उसको, खा पी रहे हैं वो नशीला पदार्थ, ठीक है, तो सच ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस आफ्टर एनरोलमेंट, ऐसा नहीं कि आपने केवल सर्विस में आने से पहले ही ऐसा चीजें हैं, अगर आप मतलब नौकरी आपको मिल गई और उसके बाद भी पाए जाते हैं तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन कर जाते हैं और डिसमिसल हो सकता है। डिसमिसल मतलब आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी टू अल्कोहलिज्म सब्सटेंसेस अब्यूज, इस टॉलरेंस की नीति फॉलो की जाती है किसमें, एयरफोर्स में, अल्कोहलिज्म के प्रति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब किसी एक ऐसी नशे पत्ते की चीज आप करते हैं तो उसके लिए है ये। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पॉइंट लेते हैं 10वां। देखिए यहाँ पर ये बहुत लोगों का ये टॉपिक जो पॉइंट 10 नंबर पॉइंट है ना, ये बहुत लोगों का डाउट भी रहता है बॉडी टैटू के बारे में। बॉडी टैटू के बारे में क्या कहते हैं कि इनमें लिखा है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। आपने अगर बहुत सारे अपने बॉडी टैटूज बनाए हैं तो वो परमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हाउएवर, फिर भी मान लीजिए टैटूज आर ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, यानी कि आपके रिस्ट से लेकर के जो कलाई है और एल्बो तक, ठीक है, यानी कि आपकी एल्बो से कलाई तक के अगर अंदर की साइड में बना होता है टैटूज, वो परमिसिबल हैं, लेकिन वो भी किसके लिए, बैक डोर्सल पार्ट ऑफ हैंड, रिवर साइड ऑफ द
farm and tribals with tattoos which are as per the custom and tradition of their tribes। जैसे कुछ जगहों आपने देखा होगा जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स मतलब जनजातीय प्रजाति के लोग हैं, उनमें क्या होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जिसमें टैटू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके तहत अगर आपके टैटूज हैं और छोटे हैं और इनर साइड में बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने मतलब एक फैशन के तौर पर एक टैटूज बनाए हैं परमानेंटली बॉडीज पे, तो वो क्या होंगे, आपके नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो भी कंसीडर, ये छोटे वाले तो कंसीडर कर लिए जाएंगे, कंसीडर लिखा है ना, मतलब छोटे वाले टैटूज तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कहाँ से आपका बता रखा है कि उन्होंने इनसाइड द एल्बो टू द रिस्ट। और अगर आपके टैटूज क्या हैं, ज्यादा बड़े हैं, तो वो आपको कंसीडर नहीं किए जाएंगे या परमानेंट बॉडीज हैं। हाउएवर इन्होंने लिखा हुआ है कि राइट टू कंसीडर अ टैटू एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल विल रेस्ट विद द सिलेक्शन सेंटर। जो फिर भी आप ये बात मान के चलिएगा कि अगर आपने टैटू बनवाया है तो आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो जो कंडीशन है, वो सिलेक्शन सेंटर जो रहता है वो कंडीशन, वो देखिए कि भाई टैटू कहाँ है, कितना बड़ा है, कैसा है, उस हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो बेटर है कि टैटू ना बनवाएं आप, ठीक है, टैटू से बचें। अगर आपके कुछ कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, तो उनमें आप ध्यान रखिएगा, अंदर की साइड में बनवाइए, एल्बो से और रिस्ट के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Candidates with permanent body tattoos are to submit 2 postcard size photographs, close up and distinct view with details of size and type of tattoo during the सेकेंड फेज ऑफ टेस्टिंग। यानी जब आपका फर्स्ट फेज में नहीं होगा, अभी इसको ये दिक्कत नहीं, जैसे आपका जो मान लीजिए एग्जाम हो गया, जब सेकेंड फेज में आप जाते हैं, ठीक है, जब आप AD1 AD2 होता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है आपका, उस टाइम पे आपको जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको बोला गया है कि भाई आपको जो टैटूज का जो है डिटेल देनी है कि कितना बड़ा है, कहाँ, उसके 2 फोटोग्राफ्स आपको देने हैं, ध्यान रखिएगा। तो बेटर है कि टैटूज से बचा जाए। और अगर है भी तो वो, अगर मान लीजिए आपको सेकंड फेज सेंटर बोलता है नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतना हम आप कंसिडर कर लेंगे, तो आपको फोटो देनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने टैटूज की। अब 11th पर आता है ओनली सिख कैंडिडेट। जो सिख कैंडिडेट है हमारे, जो मतलब सिख भाई लोग हैं, उनके लिए क्या आता है कि मान लीजिए हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ हेयर। देखा होगा आपने, सिख में पगड़ी बांधते हैं और सेविंग्स जो है नहीं करते हैं, से बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियां होती है और पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इन्होंने जो है प्रोविजन बनाया गया है, एक सेकेंड, उनके लिए प्रोविजन बनाया गया है कि शैल बी परमिटेड टू ग्रो हेयर एंड टू रिटेन बियर्ड। मतलब वो दाढ़ी और बाल क्या हो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और बाल भी रख सकते हैं, ग्रो हेयर एंड रिटेन बियर्ड, ठीक है। और फोटो भी वैसे ही लगा सकते हैं, मस्टचेस, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। दो सिख कैंडिडेट्स विलिंग टू रिटेन द सेम एज पर लेट डाउन स्पेसिफिकेशन। यानी जो सिख भाई लोग हैं जो अपना रखना चाहते हैं, वो अपना लेट डाउन प्रोसीजर के तहत अपना रख सकते हैं। लेट डाउन मतलब होता है कि जो लिखा गया होगा वहां पर सर्विस के जो अपने जो नोटिफिकेशन में, ठीक है, आर टू गेट देयर फोटोग्राफ्स विद बियर्ड एंड मस्टचेस। तो जो भी फोटोग्राफ वो देंगे वो बियर्ड एंड मस्टचेस में दे सकते हैं, लेकिन बाकी लड़के जो भी अपना देंगे वो ऐसा नहीं देंगे। आपको देखिए मस्टचेस तो उतनी आई नहीं होती, फिर भी आप मस्टचेस का बहुत हल्का या रख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ चल जाएगा, लेकिन बियर्ड बिल्कुल या बड़े बालों में अपनी फोटो ना दीजिए, स्मार्टली जो है अपना फोटो दीजिए, ठीक है। फिर इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्म एंड कंडीशन अगर आपने नहीं पढ़े, ठीक है। चलिए टर्म एंड कंडीशन में कह रहे हैं कि 12 नंबर पॉइंट इनका है कि अग्निवायु विल बी इनरोल्ड, मतलब आप ज्वाइंट होंगे किसमें, इंडियन एयरफोर्स में, अंडर द एयरफोर्स एक्ट 1950। उसमें सुधार करके अग्निपथ स्कीम जब आई थी, तो वो आप 4 सालों के लिए आएंगे, इनका कहना है, अ पीरियड ऑफ 4 years। अग्निवीर वायु वुड फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रैंक इन द इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। जो भी रैंक यहाँ पर है उनसे अलग रैंक आपको मिलेगी यहाँ पर, यानी कि जो रैंक यहाँ पर चल रही है एयरफोर्स में उससे अलग रैंक आपको मिलती है। द इंडियन एयरफोर्स इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिटेन अग्निवीर वायु बियॉन्ड द इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 years। यानी 4 साल के बाद में एयरफोर्स आपको रिटेन नहीं कर सकती, एयरफोर्स के हाथ में नहीं है रिटेन करना आपको। कहने का मतलब ये कि आप 4 साल के बाद में आपको रिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट 30 नंबर पॉइंट आपको जो डाउट है और थोड़ा क्लियर कर देगा कि लिखा है ना, जैसे 4 साल हो गए आपकी 4 year सर्विस, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और पॉलिसीज प्रोमलगेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, जो पॉलिसी उस समय चल रही है, ठीक है, वहां पर एयरफोर्स में, उसके अकॉर्डिंग अग्निवीर वायु विल बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट।
इन द रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एज एन एयरमैन, यानी एयरमैन के तौर पर जो पहले ग्रुप XY के लिए आती थी वैकेंसीज, तो इन्होंने कहा कि अगर वैकेंसीज हमें चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको ऑफर करेंगे भाई कि आप अप्लाई करिए किसके लिए, एयरमैन के लिए। तो दीज एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर इन सेंट्रलाइज मैनर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब देखिए जितने भी रिटायर होंगे तो सब चाहेंगे कि मैं परमानेंट पा जाऊं, तो उन्होंने कहा है कि ये ऑब्जेक्टिव जो सेंट्रलाइज मैनर में होंगे और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा उसमें भी आपके मतलब क्या होंगे, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर 4 years एंगेजमेंट पीरियड अप टू 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर वायु विल बी इनरोल्ड इन रेगुलर कैडर ऑफ IF। यानी मान लीजिए 100 लोग ने भर्ती हुए उसमें अग्निवीर वायु में, आपकी बैच में, जो आपकी बैच है, ऐसा नहीं कि सब पूरे मिला के, ऐसे जो इंटेक आपकी कौन सी इंटेक है 120, यहाँ पे 120 23 है, इसमें से जान लीजिए आपके जो है कितने 4000 लड़के आपके आ गए, ठीक है 4000 आ गए, तो 4000 में से वो कह रहे हैं कि 25% कितना होता है इनका, 25%, इनका 25% होता है 1000, तो 1000 को हम परमानेंटली रखेंगे एज एन एयरमैन, ठीक है। दीज एप्लीकेशन विल बी कंसीडर एन सेंट्रलाइज मैनर, सेंट्रलाइज मैनर में कंसीडर होंगे, और अग्निवीर वायु विल बी इनरोल्ड इन रेगुलर, यानी आप रेगुलर हो जाएंगे उसमें, जो आपने अभी तक एक तरीके अस्थायी तौर पे थे 4 सालों के लिए, अब उसमें रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। अग्निवीर वायु विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर इनरोलमेंट इनटू द इंडियन एयरफोर्स। देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि मान लीजिए 4 साल बाद आप जो है क्या हो जाते हैं, आपने रिटायर हो जाते हैं, तो आप उसमें फिर फर्दर इनरोलमेंट आपका नहीं हो सकता है एयरफोर्स में, ध्यान रखिएगा आपका कोई राइट नहीं बनता ये टू सिलेक्टेड फॉर फर्दर इनरोलमेंट इनटू इंडियन एयरफोर्स, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर वायु फॉर फर्दर इनरोलमेंट इफ एनी शैल बी एट डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये गवर्नमेंट इंडिया अगर मान लीजिए कहती है या उसके कुछ बदलाव आते हैं तो वो उस पर हो सकता है, लेकिन आप एयरफोर्स में दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है क्या एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी की बात करूं तो अग्निवीर वायु इनरोल्ड अंडर दिस एंट्री आर लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट डिस्क्रिशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना आपको क्या कर सकती है कि कहीं भी असाइन कर सकती है कोई भी ड्यूटी, एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब सर्विस, ऐसा नहीं कि अब अपने घर की कोई ड्यूटी देगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, मतलब जो सर्विस का कोई काम आपको असाइन कर सकती है, ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे, आप मना कर सकते हैं कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि एम्प्लॉयबिलिटी आपकी क्या होगी, ठीक है। 15 नंबर पॉइंट कहता है ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि ऑन बीइंग इनरोल्ड, जब आप इनरोल हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स। जब भी आपको मतलब जैसे रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग बेसिस में आपको भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए लीव के बारे में, मतलब पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग होगी आपकी। लीव के बारे में इन्होंने बताया है छुट्टियां आपको कैसे क्या मिलेंगी, छुट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपकी छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीव के बारे में बताया कि ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्टेड टू एग्जिजेंसीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट है तो आप इस समय मतलब वो उससे प्रभावित होंगी आपकी छुट्टियां। सब्जेक्टेड टू मतलब होता है प्रभावित होना। अगर मान लीजिए छुट्टी आपने डाली, आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है या कहीं लड़ाई की रिक्वायरमेंट आ गई, मतलब कहीं पर राहत बचाव कार्य जारी है, आपकी ज़रूरत है, तो आपको वो ऐसा नहीं कि छुट्टी मिल जाएगी, तो आप राइट क्लेम नहीं कर सकते उसको। द फॉलोइंग लीव एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर वायु ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। आपके एंगेजमेंट पीरियड में ये आपकी छुट्टियां मिलेंगी 2। एनुअल लीव मिलेगी 30 डेज पर ईयर, यानी एक साल में आपको 30 दिन की 30 डेज की क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। कौन सी है, एनुअल लीव है, एयर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सिक लीव आपको मिलेगी, यानी आप बीमार होते हैं और डॉक्टर ने आपको कहा कि नहीं भाई इनको 15 डेज का रेस्ट चाहिए, कितना चाहिए, 15 डेज का रेस्ट चाहिए, तो वो आपकी सिक लीव काउंट होगी, वो एनुअल लीव नहीं काउंट होगी। नहीं तो आपको मान लीजिए 1 महीने के लिए डॉक्टर ने रेस्ट दे दिया तो आपकी लीव ही खत्म हो गई, तो आप कहेंगे मैं घर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होगा। आपको जितना भी डॉक्टर आपको देता है लीव, वो आपकी काउंट होगी सिक लीव के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो लीव का मसला है क्लियर हो गया होगा। मेडिकल एंड CHD फैसिलिटीज की बात कर लें तो मेडिकल जैसे फैसिलिटी मिलती हैं, CHD कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती हैं। तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ इंडियन एयरफोर्स
अग्निवीर वायु विल बी इंटाइटल्ड मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल सीएचडी प्रोविजन। जैसे आप 4 साल के लिए अगर हैं, इनका कहने का मतलब ये है, तो 4 साल के लिए आप कैंटीन भी फैसिलिटी भी ले लीजिए और मेडिकल फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद में आपको ये दोनों फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, सबसे जरूरी बात है पैसा कितना है भाई इसमें, ठीक है। तो पे एंड अलाउंसेस की बात करूं मैं, तो अलाइड बेनिफिट की, तो अग्निवीर वायु इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल बी पेड एन अग्निवीर पैकेज, आपको एक पैकेज मिलता है, ठीक है, ऑफ ₹30,000 पर मंथ, एक महीने के आपको 30,000 मिलते हैं, यानी पर डे आप मान लीजिए 1,000 आपको मिल रहा है, ठीक है, विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। आपका इंक्रीमेंट जो रहेगा वो ईयरली फिक्स्ड है कि एक साल में कितना बढ़ना है आपको। In addition, risk and hardship allowances as applicable in IF, dress and travel allowances will also be paid। देखिए इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि आपको केवल इतना फिक्स पैसा मिल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं फोर्स में जो आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बात भी करूंगा अलाउंसेस पे, पैसे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट और बना रहे इसमें। चलिए तो 19 नंबर है जी भैया, टर्मिनल बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे, सेवा निधि पैकेजेस क्या क्या है आपके, ठीक है। सेवा निधि भी आपको एक दी जाती है पैकेज, कंप्राइजिंग ऑफ देयर मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, कुछ पैसे देती है आपको, कुछ आप देते हैं, उससे आपकी कुछ सेवा निधि बन जाती है। निधि मतलब होता है एक तरीके से आपका कुछ मतलब खजाना टाइप बन जाता है। चलिए अब बात करूं तो मैं ईयर की, चलिए पहले ईयर 4 साल आपका ये है, 4 साल के लिए आप एनरोल्ड हो रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले साल में आपको क्या होगा कि 30,000 रुपये मिलेंगे, प्लस में इसमें आपको पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें ट्रेवल मिलेगा, ये मिलेगा ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, जैसे आप ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ड्रेस वगैरह भी मिलेगा, ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा। और अगर मान लीजिए कहीं आप हार्ड एरिया में हो, जैसे आप मान लीजिए कहीं लेह लद्दाख या आप श्रीनगर जैसे हार्ड एरिया में, तो हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, हार्डशिप, ठीक है, ये भी आपको अलाउंस मिलेगा। तो मतलब आपको कुल मिलाकर के ये अलाउंस भी मिलते हैं। जैसे आप मान लीजिए हार्डशिप अलाउंस बताते हैं कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, आप देखिए तो इसका 30,000 रुपये ये है, प्लस अलाउंसेस मिला करके आप मान लीजिए 50 प्लस पहुंच जाते हैं कभी कभी, तो अगर आप हार्ड एरिया में हैं तो। नहीं तो आप मान लीजिए 40 तक तो आप आराम से पेमेंट ले सकते हैं, 40 प्लस तक तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना जो कि क्योंकि जो अलाउंसेस होते हैं वो आप जो इसमें जोड़ेंगे तो लगभग आपकी 40 के आसपास पेमेंट बन जाती है, 40 के आसपास, ठीक है। तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा बेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करूँ तो आप मान चलिए कि आपको ये जो है 40 तक आपकी पेमेंट जो है बन जाती है। इसमें से हो क्या रहा है कि जो 30,000 आपको मिल रहे हैं, इसमें से 21,000 रुपये आपको क्या मिल रहा है, इन हैंड मिल रहा है, यानी 70% ही आपको इन हैंड मिल रहा है, यानी कि इन हैंड के लिखा है ना 70%। और फिर आप कहेंगे भाई मेरा 9,000 कहाँ गया, तो 9,000 आपकी सेवा निधि में चला गया, ठीक है, यानी आपके एक तरीके से पीएफ मान लीजिए, कंट्रीब्यूशन फंड में, ठीक है, कॉर्पस फंड में, आपके फंड में चला गया। तो आप 9,000 गवर्नमेंट भी आपको देगी, क्या करेगी, 9,000 गवर्नमेंट भी देगी। तो इस साल आपने 18,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब अगले साल आपको 3,000 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे इसमें, इसको ईयरली इंक्रीमेंट जो होगा 33,000 हो जाएगा आपका नेक्स्ट सेकंड ईयर में, उसमें से आपको 70% यानी इतना अमाउंट मिलेगा। अब इसमें से 9,000 कितना कटेगा, 30% यानी 9,900 कटेगा, इतना ही गवर्नमेंट भी दे देगी। तो इसको ऐड करके जोड़ लीजिए कितना होता है। थर्ड ईयर का भी यही हाल है, 33 से 36 हो जाएगा, और 25 आपको मिलेगा हाथ में, और 10,950 आपको कट जाएगा, और 10,950 में गवर्नमेंट लगा देगी। सेम फोर्थ ईयर में यानी चौथे साल आपको 40,000 पेमेंट मिलेगी, प्लस आप मान लीजिए अलाउंसेस आपके, ठीक है। मैं यहाँ पे अलाउ करके ठीक है, अलाउंस करके ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो चलिए आपको 40 प्लस अलाउंसेस भी मिलेंगे, लेकिन 28,000 रुपये इन्होंने कह रहे हैं कितना आपको इन हैंड मिलेगा, 12,000 रुपये आपको कंट्रीब्यूशन रहेगा और 12,000 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन की बात मान के चलूँ तो आपने 5 लाख रुपए अप्रोक्स किए और 5 लाख गवर्नमेंट ने आपको दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 लाख आपके जो है सेवा निधि पैकेज में 4 साल बाद में आप एग्जिट करेंगे, जब आप निकलेंगे 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि भैया ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट नहीं इसमें जोड़ा गया है, हो सकता है इसमें कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिले। तो इंटरेस्ट जैसे मान लीजिए 10% है, 12% है, जितना भी इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको इसमें कुछ जोड़ के मिलेगा। मान के चलिए 40-50 हज़ार रुपये आपको इंटरेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा आप एक अच्छी खासी जो अमाउंट है वो आप 4 साल बाद ले सकते हैं, ठीक है। कुछ नोट इन्होंने किए हैं भैया पैसों के बाद में, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या है ये कह रहे हैं, ठीक है। ये नोट जो इन्होंने लिखा हुआ है वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अग्निवीर वायु विल नॉट बी required to contribute to any provident fund of the government, ठीक है। इनको किसी जरूरत नहीं है कि भाई किसी भी पीएफ में आप गवर्नमेंट फंड के जो है आप पैसा वैसा जो है कंट्रीब्यूट करिए, उसमें कोई इनको जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नंबर 2 हमारे लिए काम की बात ही है, आपके लिए काम की बात ही है। देयर शैल नो इंटाइटलमेंट टू ग्रेजुएटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट। ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे पेंशन क्लेम नहीं कर सकते कि मैं 4 साल बाद जा रहा हूँ। जैसे क्या होता है फौज में आपने देखा होगा कि पेंशन मिलती है लोगों को, क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, बट पेंशन का एक रूल है कि आपको 15+ ईयर सर्विस देनी पड़ती है। अगर आपने 15 साल सर्विस की है देन आपको पेंशन के लिए एंटाइटल होते हैं, लेकिन और कोई ग्रेजुएटी या पेंशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर इसका जो पॉइंट है वो क्या है, इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा कि अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर वायु इन द इंडियन एयरफोर्स। देखिए कोई भी आपको कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, आपको एक इंश्योरेंस मिलेगा 48 लाख रुपए का। ठीक है, मान लीजिए कुछ कैजुअलिटीज होती है, कहीं लड़ाई होती है या कुछ होता है, तो आपको अगर कुछ कैजुअलिटीज हो जाती है तो 48 लाख रुपीस का डेथ कंपनसेशन, या आपको डिसेबिलिटी हो जाती है कोई, जैसे आपके हाथ पैर में कोई डिसेबिलिटीज हो गई, कहीं आपके हाथ कोई भी आपको डिसेबिलिटीज हो जाती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, कुछ भी अगर आपको डिसेबिलिटीज होती हैं तो उसके लिए जो है 48 लाख तक का प्रोविजन है, वो अकॉर्डिंगली होता है। अगर डेथ हुई तो आपको बताया गया है कि इंश्योरेंस आपका 48 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, कब तक मिलेगा, जब तक आप उसमें हैं। ठीक है, एंगेजमेंट पीरियड तक मिलेगा। ध्यान रखिएगा 4 साल तक, ऐसा नहीं 4 साल बाद भी आपको मिलेगा, ये ऐसा नहीं मिलता है। अग्निवीर वायु विल नॉट बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पेंशन रेगुलेशंस रूल्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर डिटेल ऑफ डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन लॉग ऑन टू। जैसे आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो कह रहे हैं भैया आप हमारी साइट पे जा सकते हैं, वहां हमने डिटेल से जानकारी दी है। बाकी पेंशन रेगुलेशन और रूल्स के हिसाब से आप हमारे पास कोई कंपनसेशन नहीं ले सकते हैं। आपको 48 लाख तक का नॉन कंट्रीब्यूटरी, मतलब कोई पैसा नहीं देना है आपको। एक आपका LIC हो गया, समझ लीजिए क्या हो गया, LIC। लेकिन LIC में क्या करते हैं आप, पैसा जमा करते हैं, इसमें कोई पैसे से नहीं जमा करने हैं, और इसमें आपको ये 48 लाख रुपए का ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड, जब तक आप 4 साल रहेंगे आपको ये फ्री का जो है वो दे रहे हैं। क्योंकि भी रिस्क है ना, फौज की नौकरी कर रहे हैं, रिस्क है, लड़ाई लग गई या कहीं पर कुछ हो गया, ठीक है, कहीं पर अटैक होता है, तो आपको अगर वहां पर रिस्क आप ले रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 48 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 में कह रहे हैं कि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग अगर देखना चाहें। कारण क्या है कि आपको एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड, मतलब 4 साल खत्म हो गए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें आप स्किल्ड हैं। मान लीजिए यहाँ जो काम कर रहे हैं उसमें जो स्किल है, तो स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू अग्निवीर वायु highlighting the skills and level competency acquired by the person during their engagement period। मतलब आपने यहाँ जो काम किया है उसके लिए आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे क्या होगा, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वहाँ उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, क्योंकि आपको एक फोर्स की एक ऐसी जो है संस्था के तहत ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपने उस पर। तो हम बात करें कि भाई 22 नंबर पे तो ये कह रहा है कि नो इंटाइटल्ड फॉर ESM स्टेटस। ESM का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन। देखिए आपने बहुत सारा देखा होगा कि एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है। एक्स सर्विसमैन कोटा मतलब जैसे आपने फौज की जो सर्विस है वो करके गए तो आप एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं। लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन का कोई भी स्टेटस नहीं मिलने वाला कि आपको कहीं भी आप जाइए तो आपको ये कहना पड़े कि नहीं भाई मैं एक्स सर्विसमैन हूँ या मैं फौज से आया हूँ रिटायर होकर, मुझे यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से दे सकता है कि अग्निवीर के लिए कोई अलग से, बहुत सारे जगह देखा गया ना, अग्निवीर के लिए घोषणाएं हुई हैं कि भाई अग्निवीर को पुलिस में भी मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट से भी पुलिस ने बोल दिया कि अग्निवीर को पुलिस में लेंगे, तो वो स्टेट का है। लेकिन इनका कहना है कि हम एक सर्विसमैन के हिसाब से आपको स्टेटस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटस मिलता है किसको, जो रेगुलर है, जो रेगुलर है, जो 15+ ईयर या अपना एंगेजमेंट पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, उनको एक सर्विसमैन का क्या मिलता है, वो मिलता है, स्टेटस मिलता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मुझे एक सर्विसमैन का कोटा मिलना है, मिलेगा आपको। अगर आप सोच रहे नहीं एक सर्विसमैन का मिलेगा तो नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें तो इन्होंने कहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि मोबाइल फोन्स तो आप बिल्कुल मत लाइए। इसको थोड़ा ब्लैक कर लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी रेड है ये, तो इसको ब्लैक कर लेते हैं। इन्होंने कहा है आपसे कि भैया आप मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड इन टेस्टिंग एरियाज। ठीक है, ड्यूरिंग फेज 1 एंड फेज 2, दो जो फेज हैं इसमें आप तो बिल्कुल ना लेके जाइए। मोबाइल फोन हो गया आपका, स्मार्ट वॉचेस हो गई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई भी मत लेके जाइए। कैलकुलेटर हो गया, कुछ ऐसी चीज होगी आप बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आप उसी दाएं बाएं पकड़ लिए गए तो कैंडिडेट फाउंड इन पोजीशन ऑफ मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शैल बी डिबार्ड परमानेंटली। आप परमानेंटली निकाल दिए जाएंगे, यानी अगली अगर IAS वैकेंसीज आती हैं तो आप उसमें भी नहीं भर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी काफी बड़ी चेतावनी यहाँ से मिली हुई है आपको, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए
तो अगर हमने यहाँ पर कितने फेज में हो रहा है एग्जाम, फेज 1, फेज 2 और एक तीसरा फेज भी है, उसकी भी डिस्कस करेंगे, जो मेडिकल आपको मेडिकल एग्जाम होता है। तो वैसे 2 फेज हैं यहाँ पे, फेज 1, फेज 2। फेज 1 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। चलिए, तो फेज 1 की मैं बात कर लूँ, तो फेज 1 में आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और ऑनलाइन क्या होगा आपको, ये कह रहे हैं कि भैया कैंडिडेट्स विल सेंड प्रोविजनल एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड आपको मिलेगा फेज 1 के लिए, जो कि आप देखते हैं ना रिटर्न टेस्ट है एक आपका, ये उसको मैं कह लूँ फेज 1 मतलब एक और रिटर्न हो गया, क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ये रिटर्न एग्जाम हो आपका, ठीक है, ये क्या है, रिटर्न एग्जाम है। तो ये आपके ईमेल आईडीज पे क्या होंगी, इसकी जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भेज जाएंगी, जो आप ईमेल आईडी देंगे ना रजिस्ट्रेशन में, विट मीन 48 to 72 आवर्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पहले दे जाएंगे, 2-3 दिन पहले दे दिए जाएंगे आपको, और आपको इतना भी टाइम दिया जाएगा कि भाई आप जो है कलर प्रिंट आउट लीजिए उसका, ठीक है, इन्होंने कहा है कलर प्रिंट आउट लीजिए के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड कैरी द सेम टू एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्जाम सेंटर लेकर के आना है, और नेम ऑफ द सिटी एंड एग्जाम डेट विल बी इंटीमेटेड द कैंडिडेट एट द अर्लियर डेट टू इनेबल देम प्लान देयर मूवमेंट, जैसे आपको जो एग्जाम डेट है और जो सिटी है वो पहले बता दी जाएगी, ताकि अपना प्लान कर लो भाई, टिकट विकट ले लो, अपना रेलवे का प्लान कर लो, कैसे में जाना है, कैसे आना है, ठीक है। दिस प्रोविजनल एडमिट कार्ड कैन आल्सो बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट अंडर कैंडिडेट्स लॉगिन ऑन CSV पोर्टल, इस पोर्टल पे आप जाके कैंडिडेट लॉगिन करके ऑप्शन आता है, उस पर भी आप जाके अपना कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। All candidates in possession of provisional admit cards will undertake online test at center designated allotted as per the admit card, जो भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर दिया है उसी पे आपको टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, देखिए पहले चीज क्या होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, चलिए, एंड क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिए क्या होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो अभी यहाँ भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप, जिनको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर, देखिए इंग्लिश पेपर तो हिंदी में दे नहीं सकते, तो इंग्लिश पेपर जो रहेगा आपको वो कैसे में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग 1 ब्लू ब्लैक पेन एंड ओरिजिनल आधार कार्ड, आपको क्या करना है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आना है अलॉन्ग विद देम फॉर फेज 1 टेस्टिंग। जब भी आप जाइए, तो यहाँ मैं थोड़ा इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, तो इसके लिए जब भी जाइएगा भाई साहब, तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएंगे, ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लेके जाएंगे, और इन्होंने कहा है कि भाई फेज 1 टेस्टिंग के लिए अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, और अपना क्या है, एडमिट कार्ड, क्या होगा, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा। तो इन्होंने बताया भी हुआ है कि भैया डिटेल्स ऑफ टेस्ट आर, नीचे दिखाया गया क्या क्या टेस्ट होंगे, जैसे उन्होंने साइंस सब्जेक्ट जो होगा, साइंस सब्जेक्ट जो उन्होंने लिया होगा उनके लिए टोटल 60 मिनट मिलेगा, कितना मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा उनको, और कंपेरिजाइजेस फॉर इंग्लिश आएगा उनका, फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा, यानी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश 3 ही सब्जेक्ट होना है। 10+2 का जो, और सिलेबस ने बताया जो CBSE का सिलेबस है 10+2 का, वही सिलेबस हम लेंगे, हम कोई अलग सिलेबस नहीं लेंगे इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस किसको डाउट हो वो यहाँ देख सकता है, अदरवाइज हम इसका अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बी कह रहा है कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, यानी अदर देन साइंस सब्जेक्ट मतलब होता है जो आर्ट साइड के हमारे बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, जैसे बायो लिए उनके लिए क्या है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग 45 मिनट का टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, और उसमें इंग्लिश आएगा, ठीक है, और जनरल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, ठीक है, और 45 मिनट का ही ये रहेगा। तीसरा आपको कंडीशन है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था ना कि दोनों, कुछ बच्चे दोनों दे सकते हैं, जो मैथ वाले हैं वो दोनों, ये दोनों दे सकते हैं, तो उसमें साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों देना चाहें जो, एक ही बार में वो टेस्ट दे देंगे, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 85 मिनट्स, यानी जो ये बंदा 60 मिनट बैठ रहा था उसको 15 मिनट और बैठने पड़ेंगे, सॉरी 25 मिनट्स और बैठने पड़ेंगे, 25 मिनट, और वो क्या करेगा, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और बाद में क्या देगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में जो था यही टॉपिक जो था रागा करके है ना, रागा, रागा का मतलब राहुल गांधी नहीं होता है, ध्यान रखिए, कुछ लोग सोचेंगे राहुल गांधी होता है, तो ये रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होता है रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का क्या होगा, यही नहीं दे रहा है, तो इसको जोड़ करके इन्होंने 25 मिनट्स में बढ़ा दिए, तो यही आपका हो गया कितना, 85 मिनट्स का, ठीक है। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, डी क्या कह रहा है आपका कि मार्किंग पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट क्या है कि भाई 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा आपको, अगर कुछ नहीं करते तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आपने गलत कर दिया उसको तो -2.5, यानी कि 1/4,
यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो उससे एक क्वेश्चन आपका क्या, एक नंबर आपका कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें माइनस मार्किंग है, पहले माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग से बचा जाए। ऐसे इतनी बार माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सोच समझ के कि इतना बड़ा रिस्क ना लिया जाए कि हमारे नंबर कट जाए, मिलने से अच्छा कट ही जाए, पता लगे वो, क्योंकि बहुत मैटर करता है इन एग्जामों में जो है 0.25 नंबर, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है भाई साहब कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नोट, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि above examination methodology has been designed to facilitate selection process based on qualification of candidates, ठीक है। irrespective of the examination methodology, Agniveer Vayu enrolled under this entry are liable to assign any duty in organizational interest at द डिस्क्रिप्शन ऑफ एयरफोर्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि सेम इन्होंने कहा कि भैया ये इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको कोई पर्टिकुलर काम जो कराना है, सभी ड्यूटीज़ के लिए यही एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी और काम करा रहे हैं। बट ये जो 3 पायलट के लिए, नेविगेटर के लिए और जो भी आपका था कमीशन अफसर के लिए, ऑफिसर के लिए एग्जाम नहीं है, तो उसके लिए आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम किसी भी चीज़ में आपको डिटेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ। इसमें का 24 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्टार फेज 1, यानी आपके रिटर्न टेस्ट में जितने नंबर आएंगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे। क्यों नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है भाई साहब, पता है आपको? क्योंकि देखिए जो भी आपने कहा किसी शिफ्ट का हार्ड पेपर आ गया, किसी का ईजी पेपर आ गया, अब मान लीजिए इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हमने कितना 100 मार्क्स क्वेश्चन हैं, तो इसे इन्होंने जो टाइम दिया हुआ है ना कि भैया 100 मार्क्स हमने लिए हैं क्वेश्चन, उसमें से आप क्या कर लीजिए 75 पे पास है। अब जिसके पास तो इजी आया होगा क्वेश्चन वो तो 75 पे पास हो जाएगा, जिसका हार्ड आएगा पता लगेगा किसी वो उस बैच किसी ने पाया ही नहीं है उस बैच में, तो ठीक है। तो जो आपको नॉर्मलाइज किया जाता है बाय यूजिंग फार्मूला एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे इन्होंने फार्मूला बताया हुआ है आपको कैसे वो नॉर्मलाइज करते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का ही बताया हुआ है कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे आपको डाउट हो ना कि भाई नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इन्होंने सारा कुछ आपको बता रखा है कि ट्रांसपेरेंट है, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने आपको छुपाई हो, ठीक है। टू टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन इन डिफिकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे उनके बिहाफ पे पेपर अक्रॉस डिफरेंट सेशन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसके बिहाफ पे हम नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर टू नोट दैट द एप्लीकेशन ऑफ कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर स्टार फेज 2 टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, यानी कि जो भी आपका कट ऑफ बनेगा, जो भी आपका फाइनल लिस्ट बनेगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क के ऊपर बनेगी। यानी अगर आपने मान लीजिए इसमें 75 पा गए तो ऐसा नहीं कि बाद आपका पेपर इजी था 75 पा गए, नॉर्मलाइज होने के बाद में आप कितने पा जाते हैं, आप 70 पा जाते हैं, मान लीजिए कम हो जाते हैं आपके, तो क्या हो जाएगा आपको इसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी। इनका कहना ये है नॉट एक्चुअल मार्क्स, यानी कि इस पे नहीं मिलेगी आपको 75 नंबर पाए तो आपको सिलेक्शन हो जाना चाहिए, स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेज 1 टेस्टिंग। फर्दर ऑन नॉर्मलाइजेशन मेक्स marks scored by the candidate in subjects may become less more than actual marks or more total marks of the subject in exceptional cases, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा है कि भाई आपके नंबर कम ज़्यादा या हो सकता है जितने सब्जेक्ट आपके लिए गए उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा केसेस बन सकते हैं। तो इसके लिए आप क्लेम नहीं करिएगा कि नहीं भैया हमारे ज़्यादा कैसे होंगे कम कैसे होंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 25 नंबर पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि भैया कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली, आपको जितने पेपर मिल रहे हैं चाहे वो फिजिक्स के मिल रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स के मान लीजिए पेपर मिले, मैथ के मिले, ठीक है, इंग्लिश के मिले, या आपको रागा के मिले, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इन सब में इंडिविजुअली पास होना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा मिक्स करके पास हो रहे हैं, इसका नहीं चलेगा, कह रहे हैं इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स में क्या होने हैं आपको विद द नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी नॉर्मलाइज मार्क्स। अगर मान लीजिए फिजिक्स में आप पास हो गए थे पहले, फिजिक्स के आपके जो क्वेश्चन आए वो मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए या 20 क्वेश्चन आए, तो 25 में से आपको पहले कितने मिल गए थे, मान लीजिए यहाँ पर 1/3 पे अगर पास ही मार्क्स थे कि 10 क्वेश्चन पे पास होना है, 10 पा गए, लेकिन नॉर्मलाइज होकर वो 9 आ गए, तो आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये कहने का मतलब है कि फिजिक्स मैथ इंग्लिश में सब में जो है आप क्या करेंगे इंडिविजुअली पास होइए तभी मामला बनेगा, नहीं तो क्या होगा मामला हो जाएगा कैंसिल। मान लीजिए आप सब में पास हो गए और इंग्लिश में आके फेल हो गए, तो यहाँ पर काफी टफ कंपटीशन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक में भाई 2 में करके, ऐसा होता है ना कि भाई चलिए 2 एग्जाम 2 में पास होते हैं, फिजिक्स मैथ में अच्छे नंबर पा गए, इंग्लिश चलो नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन आपको तीनों में इंडिविजुअली पास तो होना ही है, ठीक है। The result of phase 1 list shortlisted candidates for phase 2 based on their performance in
फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन, इस पे आपको इस साइट पे, ये साइट तो याद ही कर लीजिए, साइट हर जगह यही आ रही है कि भी इस साइट पे कौन सा अग्निपथवायु.cdac.in पे आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा भैया आपको 1 महीने के अंदर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, जैसे आपका जब एग्जाम हुआ, जब लास्ट एग्जाम हुआ उससे 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि भैया आप पास हो या फेल हो, फेज 2 में आप जाओगे या नहीं जाओगे। अब जो तो पास हो गए वो कहाँ जाएंगे, फेज 2 में जाएंगे भाई, रिटर्न पास हो गए। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद में आपको कुछ वेरिफिकेशन होते हैं, और क्या होते हैं, वेरिफिकेशन के बाद में कुछ एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, AD1 AD2 करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट a cutoff will be applied based on the marks scored by the candidate in the phase 1। फेज 1 में भी कट ऑफ टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फेज 1 टेस्ट। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे सेंड अ न्यू एडमिट कार्ड, फिर से आपको एक नया एडमिट कार्ड भेजा जाए, किस पे, आपकी ईमेल आईडी भेजा जाएगा। फेज 2 टेस्ट एट द डेजिग्नेटेड ASCs पे। अब क्या होगा कि आपको डेजिग्नेटेड जो ASCs रहेंगी उस पे आपको एक नया एडमिट कार्ड भेजा जाएगा फेज 2 के लिए, यानी न्यू एडमिट कार्ड। यहाँ एक चीज मिली आपको, न्यू एडमिट कार्ड मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, एडमिट कार्ड मिलेगा आपको। कोई डाउट इसमें बाकी नहीं रहेंगे, आपके सारे डाउट यहाँ लगभग क्लियर हो रहे हैं। तो दिस एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन आल्सो बी डाउनलोडेड ऑनलाइन अंडर द कैंडिडेट्स लॉगिन। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी पे नहीं भी आया है, तो आपकी कैंडिडेट्स लॉगिन में CASB की साइट पे, वेब पोर्टल पे क्या कर सकते हैं आप, इसको इसी वाले पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम फॉर फेज 2 एट द डेजिग्नेटेड ASC along with फॉलोइंग। देखिए पहले क्या था, जो फेज 1 था वो कहीं भी आप एग्जाम किसी सेंटर पे हो जाएगा, लेकिन जो फेज 2 होगा वो इनकी पर्टिकुलर जो सिलेक्शन सेंटर होंगे, ASCs हैं, जो एयरफोर्स की ASCs होती हैं, मतलब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं, एयरफोर्स का सिलेक्शन सेंटर है पूरे, मतलब ऑल अक्रॉस द मतलब नेशन जो है उनके क्या है, सेंटर्स हैं, 10 से कुछ 10 करीब सेंटर्स हैं, 10 से 12 सेंटर्स हैं। उनमें क्या होते हैं कि वहां पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। इनने क्या करना है कि कलर प्रिंट लेना है आउट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड का लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। आपको अलोंग विद द फॉलोइंग्स, ये आइटम आपको लेके जाना है जब फेज 2 होगा आपका। तो पहले तो कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड लेना है, दूसरा है कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, उसका ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसका आपको क्या करना है, कलर प्रिंट आउट लेना है। HB पेंसिल लेनी है, इरेजर लेना है, शार्पनर तो लेगा ही नहीं, ग्लू स्टिक भी ले लेनी है, कुछ चिपकाने का काम आएगा, स्टेपलर ले लेना है कुछ आपको वहां पर, और ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाना है अपने साथ में राइटिंग के लिए। आप ये कह रहे हैं 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 8 फोटोग्राफ ले जानी है, पासपोर्ट साइज लेके जानी है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये होगा आपकी किसके लिए, जो आपके ये होगा कौन सा, जो फोटो आप खिंचवाए होंगे ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने जब किया होगा स्टार्टिंग में, तो जो फोटो आपने ऑनलाइन खिंचाया था पहले या ऑनलाइन फोटो आपने लिया था वही फोटो लेके जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है कि भाई आपको 8 कॉपीज लेके जानी है, यानी कि जब आप फॉर्म भरिए तो ज्यादा फोटोज कॉपीज, मतलब कम से कम उसकी 10 कॉपीज तो रखिए, 1-2 वहां लग जाए अगर, तो 8 कॉपीज उसमें की बची रहे, या तो उससे बनवा लीजिए वो फोटो, ऐसा नहीं कि फेंक दीजिए आप, ठीक है। बात करते हैं आगे की, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी जो ओरिजिनल हो और 4 उसकी फोटो कॉपीज ले लीजिएगा और उसको क्या कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड वर्ड यहाँ यूज किया गया है कि उस पर अपनी साइन मार दीजिएगा कि सेल्फ अटेस्टेड है, ठीक है। वो जो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसकी 4 कॉपी और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड हर डेट ऑफ बर्थ, उसमें से क्या किस लिए मंगाते हैं इसको, भाई आपका जो नाम है वो उससे मिलना चाहिए और उसका जो फादर नेम मिलना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ मिलना चाहिए। इसलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करिए तो अपनी मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट में जैसा नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है वही वहां पर एंटर करिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भैया मैट्रिकुलेशन मार्कशीट का चाहिए ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, कि ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज होल्डर्स व्हेन इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्सेज। इनके लिए है कि भाई जैसे डिप्लोमा कोर्सेज में इंग्लिश नहीं था और कह रहे हैं 50% तो चाहिए ही चाहिए, तो उनको क्या करना है कि अपनी ओरिजिनल भी लेके जानी है और 4 ईयर की क्या है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की वो भी लेके जानी है, तो वहाँ चेक करेंगे भाई कभी 50% है कि नहीं इसमें, ये सभी हो सकता है, ठीक है। चलिए
आगे कह रहे हैं कि ओरिजिनल एंड फुल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट, यानी आप इंटरमीडिएट है उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन दे रखे हैं तो उसकी भी लेके जाइएगा, ध्यान रखिएगा, एंड मार्कशीट भी ले जाइएगा, ठीक है। चलिए कुछ लोग तो सब लेके चले आते हैं, जो भी कह रहे हैं फिर भी लेके चले आते हैं, लेकिन इतना तो ले जाइए, उसके अलावा कुछ ले जाते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो जो ये बता रहे हैं ना ये तो लेके ही जाइएगा। वो बताया था कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द ऑल सेमेस्टर्स, यानी मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10+3 किया है, 10+3 का मतलब डिप्लोमा किया है इसने, ठीक है, तो डिप्लोमा अगर आपने कर लिया तो क्या हो जाएगा कि भाई इन्होंने तो 12th किया नहीं, तो यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट हुआ ही नहीं इनका, तो 3 ईयर से डिप्लोमा, तो डिप्लोमा का मांग रहा है, किसका मांग रहा है, डिप्लोमा का भी आपको लेके जाना है। और वेकेशनल कोर्सेज आपने किए हैं, देखिए वेकेशनल कोर्सेज का मांग रहा है, ठीक है, वैसे बहुत कम ही लोग रहते हैं, अगर वेकेशनल किया है तो वेकेशनल का ले जाइएगा। अगला पॉइंट है कि सर्टिफिकेट फॉर COFAFP चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, अगर आप एयरफोर्स पर्सनल के या आप किसी के मतलब जैसे डिफेंस पर्सनल या एयरफोर्स पर्सनल के बच्चे हैं तो वो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड हो या डिसीज्ड हो। मान लीजिए कोई इन सर्विस अगर एक्सपायर हो गया है आपके उनके फादर, तो वो भी आप लेके जाइए, ठीक है। एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉय पैड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स आर टू बी डाउनलोडेड एज द केस मे बी from the download section of CSB website web portal and brought along while reporting for phase 2 of examination, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी चिल्ड्रंस ऑफ एयरफोर्स पर्सनल है इन सब का आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट भी लेके जाना रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं ओरिजिनल फेज 1 एडमिट कार्ड यूज ड्यूरिंग द फेज 1 टेस्ट बियरिंग एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो आपका पहला एडमिट कार्ड रहेगा वो एडमिट कार्ड भी आप लेके जाएंगे, उसको फेंक मत देना कि भाई हो गया एग्जाम बस बाहर निकले कह लो इसका तो इसमें समोसा खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एनसीसी A, B और C सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है ड्यूरिंग आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बताया कि भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है, तो आप क्या करेंगे लेके जाएंगे उनको, ठीक है। और कितनी 4, देखिए सब में लगभग 4 ही मांग रहा है और सेल्फ अटेस्ट है, ऐसा किसी से अटेस्ट कराने जाना नहीं। पहले क्या होता था किसी से मतलब जो होते थे मतलब किसी आपको अथराइज्ड पर्सन से उसको अटेस्ट कराना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर से कराना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं, सेल्फ अटेस्टेड आएगा। नोट करें कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द IAF फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट, अगर आप किसी रीजन से डिस्चार्ज हो गए हैं IAF से, इंडियन एयरफोर्स से, तो आप एलिजिबल नहीं है सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपीयर होने के लिए। ध्यान रखिएगा अगर आपने डिस्चार्ज हो गए हैं, पहले एक बार अप्लाई किया था और डिस्चार्ज कर दिया गया आपको, तो अपीयर नहीं हो सकते हैं। चलिए 27 नंबर कह रहा है भैया एडिशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट, भैया आपके एडिशनल कुछ अगर है मान लीजिए, चलिए तो एडिशनल क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में, कैंडिडेट्स विद द एनी एडिशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट इन द फील्ड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल ड्राइविंग, मेंटेनेंस, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग एंड स्पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सपोर्टिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट थ्रू अ लिंक प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ फेज 2 कॉल लेटर and also furnish them at the time of phase 2 testing। देखिए फेज 2 जब टेस्टिंग हो रही है आपकी, तो आपको करना क्या है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके अंदर है, जैसे मान लीजिए कि आप मतलब कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने ले ली है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मोटर व्हीकल ड्राइविंग के, मेंटेनेंस के, आपने एमटी से कुछ कर रखा हो, कुछ आपके पास एडिशनल आपको लगता है मैं अचीवमेंट है या क्वालिफिकेशन है, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है फेज 2 में, पहले नहीं की जाएगी। जब आप पहला फेज 1 पास हो जाएंगे, फेज 1 पास हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एक लिंक प्रोवाइड होती है, उस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने होते हैं। देखिए उससे कुछ फायदा क्या मिलता है, आपको एक फेवर मिलता है। मान लीजिए आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको उसी फील्ड में हो सकता है यहाँ पर कुछ काम दे दिया जाए, या उससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है, तो वहां पर ही ध्यान रखिएगा। उससे क्या होता है, जैसे आपका फेज 2 जब होगा तो फेज 2 में आपको कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट होते हैं उसमें रहता है कि नहीं भाई आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट है आपके पास में जो आप दूसरों से अलग है, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। और कैंडिडेट आर इनकरेज्ड, ये कह रहे हैं कि भैया हम भी आपको कहते हैं, आप इनकरेज करते हैं, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एडिशनल स्किल आप लेके आइए एज इन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंट टेन्योर एज अ अग्निवीर वायु। जैसे आपका जो टेन्योर रहेगा उससे और जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा ट्रेनिंग में वो अच्छा रहेगा। जैसे आप कुछ लेके आते हैं तो आप अच्छे से सीख लेंगे, अच्छे से जानकारी, IT में मान लीजिए आपने कंप्यूटर भी सीख रखा है अगर मान लीजिए, तो भी आपको क्या रहेगा, एक अच्छा नॉलेज रहेगा उसके बारे में। 28 नंबर कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी,
कैंडिडेट्स शुड बी इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन एट द पैरा 26 27, मतलब जो हमने मेरे को दो बताया ना 26 27 पॉइंट जो हमने समझाया आपको, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए व्हेन अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट which would be scrutinized verified prior to commencement of phase 2। जब भी phase 2 होगा उससे पहले आपकी वेरिफिकेशन होंगे, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है वहाँ पे प्राइम फेसिया, पहले एक बार पहले से मोटे मोटे तौर पर वहाँ टेस्ट किया था कि एलिजिबल है कि नहीं आप है, ठीक है। और डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड पैरा 27 above shall be carried out in respect of candidates who pass एलिजिबिलिटी टेस्ट 1, ठीक है। अब जब आप एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 पास हो जाते हैं तो वही है कि रिस्पेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनका हम चेक करते हैं, डिटेल वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। प्राइम फेसिया था, यहाँ डिटेल होता है जब आप पहला टेस्ट पास कर लेते हैं तो, ठीक है। कैंडिडेचर ऑफ दोज हु डू नॉट मीट द लेट डाउन एजुकेशनल क्राइटेरिया शैल बी कैंसल ड्यूरिंग इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड आल्सो ड्यूरिंग डिटेल वेरिफिकेशन एट ASC। मान लीजिए आपने वेरिफिकेशन वहाँ हो रहा है और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, आपको पाया गया कि आप ये गलत हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका कैंडिडेचर क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी मतलब आप तरीके से वहाँ पर आए ही नहीं थे, आपने आप पास करके चले गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत है आपके, तो क्या हो जाएंगे, आप निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि नोट 1 कह रहा है इन केस ऑफ COAFP एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है, चाइल्ड ऑफ एयरफोर्स पर्सनल अगर आप हैं, द नेम ऑफ कैंडिडेट, पेरेंट्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये जो तीनों चीजें हैं ध्यान रखिएगा। जो लोग किसके हैं, एयरफोर्स पर्सनल यानी कि जो डिफेंस पर्सनल के लड़के हैं, उनको बताया जाए कि भाई कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड इन द डिस्चार्ज बुक, सर्विस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। मान लीजिए उनकी जो सर्विस पर्टिकुलर्स हैं आपके पिताजी की, उसमें आपका नाम वही होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी सेम एज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। ऐसा नहीं किसी मतलब आप बता दें मेरे पिताजी इसमें है, लेकिन पिताजी के जो सर्विस बुक है या जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, आपका नाम ही नहीं है, तो इस तरीके से आपका कैंडिडेचर वहाँ भी क्या होता है, आपका कैंसिल कर दिया जा सकता है। नोट 2 कह रहे हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस द कैंडिडेट्स shall be permitted to appear in phase 2 of the selection test without original educational mark sheet, passing certificate and documents mentioned above in paragraph 26। अगर मान लीजिए आप फोटोकॉपी लेके आते हैं और आप कहते हैं नहीं साहब मुझे आप भेजिए जो है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल है, घर पे है, यहाँ वहाँ है, तो अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, फेज 2 का टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां से आप एक तरीके से वापस ही लौट आएंगे। However, candidate with the photocopies of educational mark sheets, passing certificates may be permitted to appear in the selection test only on production of a certificate from college school principal certifying that education certificate mark sheet are deposited with college school in exceptional circumstances। इन्होंने ये आपको रियायत दी है कि मान लीजिए आपके स्कूल में जमा कर लिया गया या अभी तक आपकी मार्कशीट आई नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं अनएक्सेप्शनल है जहां पर कोई बचाव के कारण नहीं है, तब आप वहां पर आप अपना जो है ना फोटोकॉपी चल जाएंगे आपकी। लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास है भी और आप लेके नहीं आए हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेंगे, वो कह रहे हैं, ठीक है। उसने कह रहे हैं कि डिजी लॉकर वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स विल बी एक्सेप्टेड। डिजी लॉकर जो लोग जानते होंगे ये एक टेक्नोलॉजी टाइप में है, आपका एक डिजी लॉकर मतलब होता है ना कि आपका एक फोल्डर टाइप है, उसमें आपने एक्सेप्टेड है, उसी में से जो रखे होंगे उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी इशूड विद CSV सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मान लीजिए आप उनको यकीन दिला देते हैं कि नहीं भाई मेरा जब आ जाएगा तब मैं दूंगा, तो वहां पे आपको पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा, वहां आपको एक CSV मिल जाता है, CSV सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी आपको सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन आप वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसा उनको कहने का मतलब है, ठीक है। स्टेटस, वो एक स्टेटस लगा रहे हैं, यानी पेंडिंग एक तरीके से दिखाएगा आपके आगे, ठीक है। पेड मतलब होता है ना, पेड होता है पैसा पे कर दिया भाई, बिल पे कर दिया, लेकिन आपने पेड नहीं किया तो पेंडिंग दिखाता है आगे। उसी तरीके से आपने क्या डॉक्यूमेंट दिखाए नहीं थे अभी तक, तो आपको CSV मिलेगा। लेकिन मैंने कब बताया कि आपके स्कूल में जमा हो गए हैं या किसी फंक्शन में, मतलब किसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जैसे सर्टिफिकेट आया नहीं है, स्कूल में जमा कर लिए गए हैं या कहीं कैंप वैम्प करने गए थे वहाँ पर जमा कर लिए गए हैं किसी सरकारी संस्था के साथ में, तो ऐसा वो आप कंसिडर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर देयर आफ्टर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टू नियरेस्ट ASC विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ CSV टू क्लियर द CSV स्टेटस। ऐसा नहीं CSV दे दिया तो आप लेके घूमते रहिए, कोई मतलब नहीं है हमें, आपको 1 महीने के अंदर अपना CSV क्लियर कराना है, अगर अदरवाइज क्या होगा, आपको कैंसिल हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, ठीक है। अगला ये क्या कहते हैं भैया 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कह रहे हैं कि भाई द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्क शीट
shall not be retained by the selection center, आपको कोई भी ओरिजिनल सिलेक्शन सेंटर नहीं रखता है। the same shall be returned to कैंडिडेट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिटेल वेरिफिकेशन, यानी अगर आपको डाउट हो कि नहीं हमारा ओरिजिनल जमा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, वो आपका किसी भी सिलेक्शन सेंटर पे नहीं रखा जाएगा, वो आपको क्या कर दिया जाता है, वेरिफिकेशन होने के बाद में रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, कह दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, रिटर्न टू द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को रिटर्न कर दिया जाता है। कह रहा है कि इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल, भाई ये तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग एनी रफ वर्क or write anything anywhere on admit cards issued for phase 1 phase 2, such candidates will be debarred permanently। permanently debarred मतलब जानते हैं कि मतलब दोबारा भी आप अग्निवीर नहीं दे पाएंगे, परमानेंटली आप डिबार्ड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बार आप तो चले गए तो चलो दोबारा हम भर देते हैं तो सेकंड टाइम भी आप नहीं दे पाएंगे, ये परमानेंटली आप डिबार्ड हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसमें कोई गोदा गाई कहते थे बचपन में हम लोग, तो कोई भी गोदा गाई टाइप जिससे होता है, कोई भी आप ऐसे पेंसिल से पेन नहीं चेक कर रहे हैं ऐसे, तो कोई भी ऐसा साइन मत बनाइए, कोई भी ऐसा उसमें लिखिए नहीं। ठीक है, कोई अगर लिखता भी उसको भी रोकिए कि भाई नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या होगा ये भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, जो कि ये भी आपका फेज 2 का ही पॉइंट है ना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा। चलिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में 29 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अब। तो क्या है, नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं फेज 1 से, वो क्या होंगे, हु क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द CSB वेब पोर्टल, आपको पता ही चल जाएगा अपने पोर्टल पे, मेल पे आ जाएगा आपके। स्टिपुलेटेड डेट शैल बी कार्ड डेजिग्नेटेड ASC, आप ASC पे गए, ठीक है, वहां आपका PFT होगा, वेरिफिकेशन हुआ, PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, which would be consist of 1.6 किलोमीटर रन फॉर completed within 7 minutes। आपको 7 मिनट में क्या करना है, 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करनी है, किसको, मेल कैंडिडेट्स को। और वहीं लड़कियों को क्या करना है, 1 मिनट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, किसको, क्योंकि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उतना मजबूत नहीं है इन कंपेरिजन टू, ऐसा नहीं है सबके लिए मैं कह रहा हूँ, बट उनको क्या थोड़ा सा रियायत मिलती है, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जो सेना अध्यक्ष साहब ने कहा था ना कि भी वायुसेना अध्यक्ष ने कि 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स को, तो वही है कि 8 मिनट्स जो है आपको मिल रहे हैं किसको, फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, और मेल कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स विद द स्टिपुलेटेड टाइम एज पर द फॉलोइंग क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। देखिए यही तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 10 पुशअप्स मारने हैं आपको, 10 सिटअप्स मारने हैं और 20 स्क्वाट्स मारने हैं। इसके लिए टाइम आपको मिल रहा है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, बहुत टाइम है, इतना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये कब कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे आपका दौड़ होगी उसके आपके 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा, आपका पुशअप कराएंगे, और जो उसके आपको क्या करेंगे, 2 मिनट बाद आपको सिटअप्स करा देंगे और उसके 2 मिनट बाद आपको स्क्वाट्स करा देंगे बेस्ट हो। ये तो इजी है, कोई इतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर अपना आप कर नहीं पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा डाउन है। लेकिन आपको जो बता दें कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 सिटअप्स हैं और 15 स्क्वाट्स हैं, उनके लिए पुशअप्स नहीं है, तो उनको भी आपको कितना, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट आपको मिलता था मेल को, यहाँ पर इनको 30 सेकंड ज्यादा मिलेंगे, लेकिन स्क्वाट्स के लिए इनको 15 स्क्वाट्स ही मारने 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये नोट करने वाली बात इन्होंने क्या लिखी है, इसको थोड़ा ध्यान देख लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखिए, अपने स्पोर्ट्स शूज लेके जाइएगा वहां पर। ठीक है, शॉर्ट ट्रैक पैंट्स अपने, अगर आप वाले दौड़ने में असहज हैं, वहाँ पर कुछ अपने पैंट्स वगैरह लेने चाहते हैं तो आपने लेके जाइए, ताकि दौड़ने में ऐसा ना हो कि भैया हम तो कुछ ले नहीं गए थे, हम अपने जूते, हमारे पास अच्छे जूते होते या अच्छे आपके पास, तो आपके जो शूज़ हैं और जो आपके ट्रैक पैंट्स वगैरह हैं वो लेके जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि अब मेरे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं थी या मैंने जूते नहीं पहने थे, सामने वाले ने अच्छे जूते पहने थे। तो अगर आपने फेज 1 निकाल लिया है तो अच्छे जूते पहन के जाइए, अच्छे ट्रैक पैंट्स पहन लेके जाइए अपने साथ में, सो दैट आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपना लेके आ सकते हैं, कह रहे हैं अपना लेके आ सकते हैं, वहाँ आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिटेल प्रोसीजर ऑन एक्सपेक्टेड टेक्निक फॉर पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट इज पब्लिश्ड ऑन CSB वेब पोर्टल। अब देखिए, अगर आपको लगता है नहीं कैसे मार सिटअप्स और पुशअप्स कैसे करने हैं, तो वो भी उसके लिए डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, इस साइट पे आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए 30 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। अभी टोटल 50 पॉइंट्स हैं, हम सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और मुझे लगता है कोई भी आपका पॉइंट्स में छूटेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने कहा था ना, कोई डाउट नहीं छूटेगा। चलिए, कैंडिडेट सेल साइन अ कंसेंट फॉर्म प्रायर टू अपेयरिंग इन फिजिकल फिटनेस। ये कह रहे हैं भैया आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जो आप जा रहे हैं
और फिजिकल टेस्ट के लिए उसके पहले आपको कंसेंट साइन करना पड़ेगा। कंसेंट मतलब होता है कि भाई अगर आपको मैंने दौड़ते समय कुछ हो जाता है, आपने बताया नहीं हमें कोई दिक्कत है आपको और आप अपने रिस्क पे दौड़ रहे हैं, ऐसा आप मुझे लिख के दीजिए ताकि आपको बाद में एयरफोर्स के ऊपर क्लेम ना करें, आईएफ के ऊपर क्या करें, क्लेम ना करें, ठीक है, कंपनसेशन ना करें कि भाई हमें इतना कंपनसेशन चाहिए, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मैं गिर गया, मैं चोट आ गई, तो वो आप क्या है कंपनसेशन बाय आईएफ इंजरी कैजुअलिटी इफ एनी कुछ होता है तो आप उसके लिए कंपनसेशन पेड बाई कंपनसेशन, तो कंपनसेशन नहीं किया जा सकता है उनके लिए, तो ऐसा कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है। अगर जो 18 ईयर्स के हैं तो उनका तो ठीक है भाई, वो तो बालिग हैं, लेकिन 18 ईयर्स से कम है तो उनके जो गार्जियन आएंगे उनके साथ में वो साइन करके देंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो गार्जियन के साथ में जाइए जो छोटे बच्चे हैं 17 साल 18 साल के नीचे, ठीक है। एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 देखिए, ये एडाप्टेबिलिटी टेस्ट में बता दे रहा हूँ आपको, एक तरीके से एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, एक तरीके से बता दूं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, विच एक्सेस सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट इन द आईएएफ। जिससे होता है कि भाई अगर मान लीजिए किसी को किसी एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे पहले, या आप भाग जाएंगे, या पुलिस को बुलाएंगे, ऐसे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट एड देते हैं जैसे, ठीक है। तो यही चीजें वहां पूछी जाती है, मैं आग लग गई तो आप क्या करेंगे, पहले चिल्लाएंगे या उसको बुझाए जाएंगे या आप पहले फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो पहले तो आप चिल्लाएंगे भी आग आग आग, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर आता है, बहुत इजी टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अडेप्टेबिलिटी सेकंड क्या है, ये ग्रुप डिस्कशन होता है, शायद जीडी है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ये भी, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट एक पास करते हैं, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, डिटेल्ड वेरिफिकेशन होता है। पहले प्राइम फेसिया हुआ था, सीएफटी वगैरह होने के बाद में आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है तो डिटेल वेरिफिकेशन होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए फेज 3 में क्या होता है, ये है मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम आ जाते हैं किसमें, फेज 3 में। फेज 3 काफी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब लास्ट फेज में हम आ गए, देखिए इतना आसान नहीं है जॉब पाना, बहुत सारी चीजें आपको, और डिफेंस की जॉब में तो क्या होता है कि आपको दिमाग के साथ साथ अपने हेल्थ के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 क्या आपने क्वालिफाई कर लिया, शैल बी इशूड विद मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर एट रिस्पेक्टिव एएससीज। अब क्या हो जाएगा, आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उस रिस्पेक्टिव एएससी से, जो एएससी होंगी ना वो आपको मेडिकल की डेट दे देंगे कि भाई आप देखिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा कि आपको यहाँ जाके मेडिकल कराना है, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम एज पर आईएफ मेडिकल स्टैंडर्ड। तो जो एयरफोर्स की मेडिकल टीम रहती है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करती है, पॉलिसी होती है जो उनकी, उसके हिसाब से मेडिकल करेंगे। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन would also include baseline investigation, मतलब बहुत बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन की, बेसलाइन मतलब होता है तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपका। पहले तो आपका जो ब्लड का हेमोग्राम होता है ना, हेमोग्लोबिन कह सकते हैं आप, टीएलसी डीएलसी ये सब चेक होंगे। यूरिन, आपका जो यूरिन है उसका भी चेक होता है, जांच होती है। बायोकेमिस्ट्री होती है, ब्लड में शुगर, फास्टिंग, पीपी और ये सब, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया एसिड है, क्रेंटाइन है, ये लेफ्टी सीरम, ये सब आपके ब्लड की जांच है, ठीक है। एक आपका जो है चेस्ट का एक्सरे होता है, देखिए पीएव्यू, ठीक है, एक्सरे होता है चेस्ट का। अल्ट्रासोनिकली ऑफ लोअर एब्डोमेन ऑफ पेल्विस, ये फीमेल का केवल होगा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स का, ठीक है, उनका अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। और एसीजी है किसका, जो है एक ईसीजी होगा, क्या होता है जो कि आप देखिए हार्ट बीट वगैरह बताते हैं ना, उसमें हार्ट नॉर्मल है नहीं है। टेस्ट फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अब्यूज। देखिए आप अगर सोच रहे हैं ना कि मतलब को मैं नशा पत्ती करता हूं तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो वहां पर ये भी टेस्ट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज अभी से ही आप उन पे तो उनको बहुत छोड़ ही दीजिए अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो टेस्ट होंगे आपके। और अगर आपके ब्लड से ऐसा नहीं होता कि जो आप अगर नशा कर रखे हैं तो दोबारा नहीं पकड़ा जाता है, वो कम से कम उसके सेल्स एक्टिव रहते हैं 2-3 महीने तक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिए आप, ठीक है। वो भी पता चल जाता है कि आप रेगुलर जो है ड्रग एडिक्ट है या नहीं है, क्योंकि उनके सेल्स क्या होते हैं वो पता चल जाते हैं अगर आप उनका इन्वेस्टिगेशन डिटेल में हो गई तो वहां पर, ठीक है। चलिए, एनी अदर टेस्ट नेसेसरी इफ ओपिनियन ऑफ द मेडिकल अफसर। मान लीजिए वहां के जो मेडिकल अफसर है, ठीक है, एमओ लिख देता हूँ, मेडिकल अफसर, उन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे इसमें डाउट लग रहा है, सस्पिशियस केस है, उनको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आपका कोई भी टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। तो उनका अगर उनके जो है मेडिकल अफसर के जो कोई भी ओपिनियन है, इनका जो कोई भी डाउट है, तो ये जो कोई ओपिनियन दे सकते हैं आपको, ओपिनियन, ये मुझे लगता है कि इसमें ये दिक्कत है, तो वो अपना क्या है एक टेस्ट करा करके आपका, और वो अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका मेडिकल अफसर ने देखा कि भाई हाँ इनका तो पैर मुझे तिरछा लग रहा है, तो आपको सोचेंगे लाओ एक्सरे कराओ दे पैर का,
इस टाइप से है, ठीक है। आपको ये जो मेडिकल में आपको एक और फैसिलिटीज मिल जाती है कि कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, मान लीजिए आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए, आपका वेट कम में है या आपके मतलब आपका हाइट में कोई, सॉरी हाइट में कह रहा हूँ, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है इससे आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है, नाक में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई है जो ठीक हो सकती है, तो आप अपील मेडिकल बोर्ड एक AMB ले सकते हैं, अपील कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड एक, ठीक है। मेडिकल बोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड आप बैठा सकते हैं, मतलब अपील कर सकते हैं कि भी मेरे लिए एक मेडिकल बोर्ड फिर से बुलाया जाए अगेंस्ट अनफिटनेस, ठीक है, बाय डिपॉजिटिंग 40 रुपये। आपको 40 रुपये देने हैं और दोबारा से आपका मेडिकल हो जाएगा, यानी आपको मेडिकल की फैसिलिटी दो बार, इसको मैं कह लूँ अपील मेडिकल बोर्ड को पहले होता था री मेडिकल, ठीक है, अभी इसको अपील मेडिकल बोर्ड कह दिया, री मेडिकल होता था पहले, ठीक है। तो री मेडिकल जो था उसमें क्या था कि भाई आपको 40 रुपये का चालान देना है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट को पैसा देना है RBI SBI के इलेक्ट्रॉनिक मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर पे, ठीक है, EMRO या मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर पे, MRO पे। तो वो क्या होता था कि आपको 40 रुपये जमा करने हैं चालान, और वो आपको ला करके कहाँ देना है, एप्लीकेशन के साथ में एक अपील मेडिकल बोर्ड का एक एप्लीकेशन होगा, ओरिजिनल कॉपी होगा, ठीक है, वो फोटो कॉपी ऑफ अनफिटनेस सर्टिफिकेट दोनों को अटैच करना है, सबमिट टू द रिस्पेक्टिव ASC, जहां आप ASC में जो इस एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बोलते हैं उसको, ASC को, तो इस एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे आपको क्या करना है, 3 वीक के अंदर क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका वेट कम था, आपका वेट क्या था, सॉरी आपका वेट क्या था, आपका मान लीजिए वेट चाहिए था 50 kg, आपका वेट निकल के आया 48 kg, तो आपको पता है भाई मैं वेट अपना इंक्रीज कर लूंगा 48 से फिर 50 कर लूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, AMB आपके लिए काफी फायदेमंद है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया 34 नंबर पॉइंट जो क्या कह रहा है कि रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर एट द स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ आर्म फोर्सेज आर फाइनल अथॉरिटीज ऑन डिक्लेयरिंग कैंडिडेट फिट और अनफिट। जो भी आपके मेडिकल ऑफिसर रहेंगे जो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट रहेंगे वही फाइनल अथॉरिटी है। ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए मेरे मेडिकल अफसर तो कह रहे हैं सही है, तो जो भी आपके आर्म फोर्सेस के हैं, जो आर्मी के हैं या नेवी के, एयर फोर्स के, जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, आपके यहाँ जो मतलब उनका कहना है, हमारे यहाँ के जो है एयरफोर्स का कहना है, हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं अगर वो कह रहे हैं कि भाई अनफिट है तो अनफिट है, ऐसा नहीं आप कहीं और डॉक्टर लेके जाइए, आपका लोकल डॉक्टर कह रहे नहीं आप तो फिट है, ठीक है। ड्यूरिंग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अपील मेडिकल बोर्ड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन प्रायर टू एनरोलमेंट, ठीक है, दोनों में भी है। अगर एनरोलमेंट से पहले वो कह देते हैं कि नहीं आप नहीं सही है, अपील मेडिकल बोर्ड के बाद में कोई आपको चांस नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देयर कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय आर्म्ड फोर्सेज स्टैंडर्ड व्हिच मे बी एट वेरिएशंस फ्रॉम सिविल स्टैंडर्ड। देखिए ओके यही कह रहे हैं कि भाई सिविल स्टैंडर्ड हो सकता है अलग हो, लेकिन आर्म फोर्सेस का स्टैंडर्ड अलग है, वहाँ ज़्यादा ही हम फिजिकल फिटनेस को ध्यान देते हैं, या फिजिकल ज़्यादा ही मतलब इस होता है, वहाँ होता है कि आपको बोल दे नहीं HB आपको जो हीमोग्लोबिन है वो आपका चलिए ठीक है 10 है तो भी चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमने 12 चाहिए, 12 होना चाहिए, तो वो एक इनका अलग ही स्टैंडर्ड है। ये कहने का मतलब ये कि सिविल स्टैंडर्ड में मत जाइए, सिविल में तो क्या है वो तो कह देते नहीं आप तो फिट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कह देंगे नहीं फिट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आप इरेज कर देता हूँ इसको, चलिए नोट में क्या कह रहे हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट टार्टर and stains removed from their teeth before appearing for medical examination. It should be free of wax, अपने कानून साफ कराई जाइएगा। कैंडिडेट should be prepared for stay for medical examination for 4 to 5 days under the own arrangement। भैया अपने अरेंजमेंट में आना है कि अगर मेडिकल कराने आ रहे हैं तो हो सकता है स्पेशलिस्ट वहाँ मिले उस दिन ना मिले, तो उस कंडीशन में आपको 4 से 5 दिन स्टे करने रहेगा, तो उसका कोई पैसा कोई एकोमोडेशन सरकार या आपको जो है एयरफोर्स नहीं देगी, तो इसलिए आप क्या करेगा अपने ओन अरेंजमेंट पे आइएगा, ठीक है। नोट 2 में क्या कह रहे हैं कि पासिंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट अ गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन पास हो गए हैं तो ये गारंटी नहीं होती है कि आपको अब नौकरी मिल ही गई है, क्यों, क्योंकि अभी आपका जो है क्या बाकी है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी बाकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नोट 3 कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट फॉर चार्ज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एंटरटेन। ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के अब मेडिकल एग्जामिनेशन तो पास हो गए, लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम ही नहीं है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा मेरिट आउट भी हो सकते हैं आप। तो इसमें तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर चार्ज चेंज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एंटरटेन। यानी आप ये कहते हैं कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दीजिए या मेडिकल डेट चेंज कर दीजिए, उस डेट में मुझे कुछ काम है तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
अब पॉइंट आता है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉगिंग ऑन https://agnipath.vayu.cdac.in, ठीक है, इस आपको इस साइट पे लॉगिन करना है। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेबल बाय रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो दिया गया है ना, इसको क्या करना है, अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम में। क्लास 10th मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है और इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट मार्कशीट है। यानी कि 10th की और 12th की जो है आपको क्या करना है, मार्कशीट जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है आपको क्या करनी है, उस पर अपलोड करनी है, ध्यान रखिएगा। या फिर जो डिप्लोमा वाले हैं वो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्या करेंगे, फाइनल ईयर की मार्कशीट, किसकी, फाइनल ईयर मार्कशीट, ठीक है। इफ अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक, अगर आप पॉलिटेक्निक के बेस पे कर रहे हैं तो फाइनल ईयर की मार्कशीट उस पर करेंगे। और इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन, अगर हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक किया है तो हाई स्कूल का, और इंटर के बाद किया है तो इंटर का, उस पर क्या करेंगे, मार्कशीट अपलोड करेंगे। या फिर वोकेशनल कोर्स वालों का तो ये वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट वगैरह अपलोड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी पे क्या कह रहे हैं कि पासपोर्ट साइज चाहिए आपको, कितना, रिसेंट मतलब हाल ही का चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए इनको, टेकन नॉट बिफोर अक्टूबर 22, यानी कि अभी क्या चल रहा है आपका, नवंबर चल रहा है, तो अक्टूबर से पहले का ना हो, यानी कि सितंबर या अगस्त का फोटो ना हो, 1 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और 10 KB की साइज, 10 से 50 KB की साइज का होना चाहिए, ठीक है, जो अपलोड करेंगे आप उस पर। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विथआउट हेड गियर, मतलब हेड गियर मतलब जैसे नहीं कोई सर पे कैप लगा रखी हो, एक्सेप्ट फॉर सिख मतलब जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख भाई लोग हैं, उनके अलावा और किसी को, यानी कि कैप लगा रखा है, आपने कुछ लगा रखा है इस माथे पे, उसको बिना लगाए ही आपको फोटो खिंचानी है। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, आपको क्या करना है, एक स्लेट लेनी है अपने हाथ में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट, अपने चेस्ट के सामने, जैसे अपने देखा मूवीज वगैरह में फोटो खिंचवाते हैं ना, विद हर नेम, उस पर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, उस पर डेट फोटोग्राफ की होनी चाहिए, कौन सी डेट में आपने फोटोग्राफ लिया है, ठीक है। क्लियरली रिटन ऑन इट्स विथ व्हाइट चॉक, ब्लैक बोर्ड रहेगा, उस पर व्हाइट चॉक से क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स, ध्यान रखिएगा, सब कुछ बता रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्या आपका नाम लिखना है तो आदर्श आप इसमें लिखेंगे, पूरा कैपिटल में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें डेट ऑफ जो फोटो ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कितने को लिए, 3 अक्टूबर को लिए, तो 3 अक्टूबर, ठीक है, और 22 आप ऐसे लिख दीजिए, या पूरा आप लिख सकते हैं तो पूरा लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको डेट भी लिखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें लिखा गया है कि चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर etc इन कंपेरिजन टू द फोटोग्राफ में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एक फोटो जो खिंचाई वो बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अपना फेस चेंज कर ले रहे हैं, आप उसके बाद दाढ़ी रखा ले रहे हैं, उसके बाद आप सर पे कुछ बांध रहे हैं, सर पे जो है हेड गियर लगा रहे हैं, कुछ मतलब हेड गियर सॉरी मतलब हेड पे आप मतलब कैप लगाते हैं, या आप कुछ भी बांध रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपको सर पे कुछ उसके बाद में कैप लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको क्या कर सकता है, आपको कैंडिडेचर फेल कर सकता है स्टार ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 में आप जैसे हैं, जैसा इस फोटो में है वैसा ही, अगर आपने कुछ दाढ़ी मूछ नहीं रखी तो उससे आप कोई मतलब नहीं, हाँ दुबले पतले हो ही सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना फेस नहीं चेंज करेंगे, यानी आप कोई स्टाइल में बियर्ड रख रहे हैं, ठीक है, मस्टचेस कोई स्टाइल में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसा आपकी फोटो में रहेगा वैसा ही आपको अपीयर होना है, ठीक है। चलिए अगला ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे हमने देखिए अगर डी पॉइंट क्या है इनका, कि कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, थंब इम्प्रेशन की आपकी इमेज भी डालनी है, साइज वही रहेगा 10 to 15 KB जो आपकी किसकी इमेज उसकी थी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की थी। सिग्नेचर अगर आपका है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन तो चाहिए इमेज उसकी, सिग्नेचर भी चाहिए, सिग्नेचर की इमेज चाहिए 10 से 50 KB की। कैंडिडेट्स पेरेंट्स फादर मदर गार्जियन सिग्नेचर इमेज इफ कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए आप 18 साल से अगर नीचे हैं तो आपके पेरेंट्स जो रहेंगे उनके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 18 साल से हैं, 18 साल के ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 37 पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस क्या होगी, 250 रुपये होगी, टू बी पेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए फीस यहाँ पर 250 रुपये लगेगी सभी के लिए, और वो किसके थ्रू दे सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे से दे सकते हैं आप आराम से, ठीक है। 38 नंबर कह रहा है कि भाई कैंडिडेट मस्ट हैव हिज हर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। ये नहीं कि जो दुकान आपका कर रहा है उसी का आप दे रहे हो, आप अपना वैलिड मोबाइल और ईमेल आईडी नंबर रखिएगा, ठीक है। 39 नंबर क्या कह रहा है भाई, कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर इन वन लाइन application. Candidate from JNK, Assam and Meghalaya are exempted from same if not having आधार कार्ड। कैंडिडेट कह रहा है कि शुड इंटर आधार नंबर इन वन लाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको आधार नंबर अपना भरना ही भरना है, लेकिन जो JNK के हैं, आसाम के हैं और मेघालय के हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इन चीज़ों से, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। इन्हीं तीनों लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, JNK को, असम को और मेघालय को, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि कैंडिडेट आर टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स शैल बी डिबार्ड फ्रॉम appearing in online test in case of anomalies, irregularities, incorrect information are observed during the initial verification at the examination venue or at any subsequent stage ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए किसी भी प्रोसेस पे, फेज 1 फेज 2 पे अगर आपको डाउट होता है उनको कि नहीं यहाँ पर आपने चीट किया है, आपने गलत आपने जो है दिया है, वहाँ पर डाटा दिया है, तो आपका क्या हो सकता है, कैंडिडेचर उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी अगर वहाँ पे लगता है कि नहीं भी आपने प्रिंट आउट लेकर के गए हैं और लगता है कि आप फिर कुछ दिक्कत है आपके उसमें, हमें आप जो जिसका एडमिट कार्ड है वो नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। 41 नंबर कह रहे हैं कि भाई द कैंडिडेट शुड कैरी हिज हर आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना है, ठीक है, जैसा कि आपको करना है एज डिस्प्लेड ऑन देयर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जिसका भी आप देंगे, ठीक है, एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। व्हेनेवर दे रिपोर्ट फॉर द सेक्शन टेस्ट फेज 1 एंड 2, जब भी आपको मतलब रिटन टेस्ट के लिए आपको सेकेंड फेज के लिए जाएंगे और मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, आपको अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना है। लेकिन जैसे JNK, आसाम और मेघालय वालों के लिए क्या किया गया है, छूट दी गई है, तो इनको अपना वोटर ID जो है, एनी वैलिड ID प्रूफ, वैलिड ID मतलब वोटर ID, लाइसेंस, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, इफ नॉट हैविंग आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड उनके पास नहीं है तो, ठीक है। अब चलिए आप कर लेते हैं 42 नंबर पॉइंट पे। Details about required educational qualification, physical, medical standard and job specification are available on CASB web portal। अगर आपको फिर भी इतना तो हमने जो डिटेल आपको दे ही दी है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप किस पे जा सकते हैं, इस साइट पे agnipathvayu.cdec.in पे जा करके आप कैंडिडेट्स लॉगिन में अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट साइनिंग इन, ठीक है। अपना साइन इन ना करिए, आप इस पे जो है लॉगिन पे जाकर के देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि अगर कुछ डाउट आपको लगता है तो वहाँ से भी अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जर्नल इन्होंने बताया है कि भाई जर्नल अवेयर इंस्ट्रक्शन कुछ इन्होंने दिए हुए हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। चलिए जर्नल अवेयरनेस क्या है, जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एज फॉलोज। पहला इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव इंडिकेटेड 5 चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर फॉर स्टार ऑनलाइन एग्जाम। आपको जो चॉइस भरनी है वो 5 देनी है, ठीक है। स्टार ऑनलाइन एग्जाम के लिए कितनी चॉइस देनी है, 5 भरनी है, ठीक है। और 7 चॉइसेस ऑफ ASC फॉर फेज 2, और फेज 2 के लिए कितनी देनी है, आपको 7 चॉइस देनी है। अपने क्रम से दीजिएगा कि जो आपके पास उससे दूर करके, ठीक है। In order to preference while filling up online application form, however, CASB reserves the right to allot any center other than those mentioned in the application। ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 और 7 आपने दिए, हो सकता है इन पांचों में से कोई तीसरा भी वो दे सकता है, छठवां भी वो दे सकता है, ऐसा उनके पास राइट है। वैसे आपको इन पांचों में से मिल जाते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसी हो सकती है कि आपको अगर वो दूसरा दे देता है तो आप क्लेम नहीं करेंगे नहीं मुझे पांचों में से क्यों नहीं दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और डेट सिलेक्शन टेस्ट सेल नॉट बी इंटरटेन्ड। देखिए आप अपना अगर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाने के बारे में, या आप कहेंगे कि मेरा जो डेट है टेस्ट का वो चेंज कर दीजिए, तो दूसरे टेस्ट ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, आपका वो कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर द टेस्ट ऑन ड्यू डेट एंड टाइम सेल नॉट बी एकोमोडेटेड ऑन अदर डेट एंड शिफ्ट। वो किसी और डेट या शिफ्ट में मतलब एकोमोडेट नहीं किए जाएंगे। मतलब ऐसे कहते हैं कि आपने मतलब मान लीजिए कि गए एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाए, आप कह रहे नहीं मुझे जो कल एग्जाम हो रहा है उसमें ले लीजिए, उसमें भी आपको क्या होगा, एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। जिस शिफ्ट में है आपका एग्जाम उसी शिफ्ट और उसी डेट में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट, इरनियसली, ठीक है,
फील्ड एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही गलत है और आपने 2 बार उसको फिल कर दिया है तो ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सिंगल बहुत ही ध्यान से भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टे फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। आपका जो टेस्ट होना है, जब भी फेज 1, फेज 2, फेज 3, आपको अपने अरेंजमेंट पे जाना है। इनका कहने का मतलब कोई TADA, ट्रेवल अलाउंस, डेली अलाउंस से कोई हम अकोमोडेशन नहीं देते हैं। खाने पीने तक की व्यवस्था आपको खुद से करनी पड़ती है। हालांकि कुछ व्यवस्था हो जाती है अंदर में ही, अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर कुछ आपको रिफ्रेशमेंट जैसे फेज 2, फेज 3 कैंडिडेट्स होते हैं तो वहाँ मिल जाता है, बट कुछ पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, कैंटीन अमाउंट, ठीक है। चलिए आगे बात करो तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्टिव ईमेल आईडी। आपको बता ही चुका हूं मैं, ठीक है। एक्टिव ईमेल आईडी आपको देनी है। विल बी यूज्ड बाय CSB फॉर ऑल कम्युनिकेशन टिल कल्मिनेशन ऑफ द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस एंड एनरोलमेंट फॉर द पर्टिकुलर इनटेक। उस इनटेक का जो है, पर्टिकुलर इनटेक का है, वो सारा कम्युनिकेशन आपकी ईमेल आईडी से ही होगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको जानकारी देनी है उसको CASB जो होता है, सिलेक्शन बोर्ड जो होगा, वो आपको क्या करेगा, ईमेल ही करेगा। तो इसलिए ईमेल आईडी बहुत सही दीजिएगा और अपना ही दीजिएगा। इट इज आल्सो एडवाइज टू प्रिजर्व ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशंस, ठीक है। अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी क्या करिएगा, संभाल कर रखिए, इनका कहने का मतलब है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में केवल एक ही बार दीजिए। यानी अगर आप इंटेक 1 ऑफ 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको केवल एक ही अप्लाई करिए, यानी कि इसके लिए 2-3 अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद 1 ऑफ 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 2 ऑफ 2023 के अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए केवल एक ही एप्लीकेशन भेजनी है आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स हु अप्लाई मोर देन 1 in response to this advertisement and obtains different registration numbers shall be rejected। जैसे आपने मान लीजिए 2 रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए, 2 कर लिए, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो कोई अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रेसिडेंट CASB reserves the right to allot examination center for phase 1 and 2 which may or may not be as per your choice of candidate। मैंने पहले बता दिया कि जो प्रेसिडेंट रहेंगे सिलेक्शन बोर्ड के, वो उनके पास ये राइट है कि मान लीजिए आपको कहीं उनको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको यहाँ भेजना चाहिए, वहाँ भेजना चाहिए, उनको कहीं फिजिबल नहीं लगा या कुछ कारणवश वो आपको कहीं भी भेज सकते हैं, उनके पास वो राइट है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं उन्होंने आपको ऐसा क्यों भेज दिया, कहाँ भेज दिया, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है, वैसे होती नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ ऐसा होता है तो हम आपको सेंटर क्या होते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सिलेक्शन। देखिए कोविड-19 आ जा रहा है तो उसके लिए इन्होंने दिया है कि रिस्क वगैरह मत लीजिए भाई साहब, ठीक है। आप अपने को बचा के रखिए, ठीक है, और अपना जो है ठीक ठाक से रहिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करने का वो कुछ है नहीं। If there is any variation between English and Hindi, any other regional language versions of the advertisement, English version shall be taken as authentic। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसमें ही लिखी जो है क्या, अगर मान लीजिए किसी ने क्या किया, इसका हिंदी वर्जन दे दिया एडवर्टीजमेंट में, ये मैं आपको एथराइज एडवर्टीजमेंट बता रहा हूँ जो उसकी साइट पे पड़ा हुआ है, तो इंग्लिश वर्जन जो रहेगा, ठीक है, उसी को मान्यता दी जाएगी, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ है, ना कि जो हिंदी में या किसी रीजनल लैंग्वेज में दे दिया तो क्या उसके लिए। 46 नंबर पॉइंट कह रहे हैं कि भाई कॉरिजेंडम चेंजेस अपडेट्स, कोई भी अपडेट होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो क्या होंगे, अप्लीकेबल अवेलेबल ओनली ऑन CSB वेब पोर्टल, वो पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भैया नो इंटीमेशन शैल बी गिवन इन एनी न्यूज़पेपर एनी अदर मीडिया, कोई ऐसी मीडिया में आपको देखा ना, किसी मीडिया में और न्यूज़पेपर में नहीं छपेगा, वो आपको केवल पोर्टल पे दिखेगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब टाइम टू टाइम क्या करते रहिए, वेब पोर्टल को देखते रहिए, सीधा वेब पोर्टल कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर पॉइंट कह रहे हैं कि भाई प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, देखिए जब आप पहले यार रिटर्न पास होते हैं तो आपको मेरिट वाइज जो आती है लिस्ट आती है वो होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, जो आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद होता है। सेम विल बी डिस्प्लेड एट ऑल ASC एंड आल्सो ऑन वेब पोर्टल, इस वेब पोर्टल पे भी आ जाएगा रिटर्न टेस्ट आपका, ठीक है, ऑन 31 मई 2023 को। यानी मई में, आप जनवरी में देंगे तो मई में आपको क्या आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाता है आपका। इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स इन PCSL डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन टेस्ट एंड द सेम इज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कट ऑफ मार्क वाइज विज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन फेज 2 टेस्टिंग एंड एंटिसिपेटेड वैकेंसीज।
ठीक है। तो यानी कि आप इनका कहने का मतलब वही पहले में आ जाएगा, वो जो चीज़ें रहेंगी आपका। और जो सिलेक्शन कैंडिडेट जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ है आपका, उसके यहाँ पे हम जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है ना, वो सेम लिस्ट आपकी फेज 2 के बाद भी आपको सिलेक्शन सेंटर में मिल जाती है, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ नेम इन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट डज नॉट गारंटीड ऑटोमेटिक इनरोलमेंट। देखिए इनका कहने का मतलब यही कि अगर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो वो गारंटीड नहीं है कि आपको मतलब उसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी एयरफोर्स में, क्योंकि उसके लिए मेडिकल तो भी हुआ नहीं है ना आपका। आई हैव रिजर्व द राइट टू कैंसिल द सिलेक्शन प्रोसेस इवन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ PSL if necessary. Enrollment is strictly in order of merit subjected to medical fitness. मेडिकल फिटनेस के बिहार पे ही आपको उसमें होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेडिकल आप फेल हो गए बाद में तो क्या होगा, प्रोविजनल तो माना नहीं जाएगा, इसलिए उसको प्रोविजनल कहा गया, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है वो। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड मीटिंग ऑल द लेड डाउन क्राइटेरिया एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट। जैसे आप जब इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं तो सारा क्राइटेरिया आप मतलब मीट कर रहे हो, तभी आपका इनरोलमेंट या ज्वाइनिंग होगी। यानी 21 साल तक आपकी उम्र है तो 21 साल होनी चाहिए। अगर 21 साल क्रॉस हो गया आपका ज्वाइनिंग नहीं आई तो फिर आप उसमें क्या होंगे, नहीं दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा बताया ना, बहुत कम चांसेस होते हैं। The validity of PSL shall be 6 months from the date of displayed and shall be applicable only for अग्निवीर वायु इनटेक 123। ये जो है 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होती है। कौन सी, जो PSL आती है, प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, ठीक है, इस इनका कहना है। अब इनरोलमेंट लिस्ट जो आती है, इनरोलमेंट लिस्ट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं। अब इनरोलमेंट लिस्ट की भैया इतने लड़के सिलेक्ट हुए, इन्हीं को हम जो है कॉल लेटर भेजेंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली कॉल्ड फॉर द इनरोलमेंट इन अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 विल बी पब्लिश्ड ऑन 10 जून 2023। ये आपका रिजल्ट जो फाइनल आएगा वो 10 जून 2023 को आएगा। ई कॉल लेटर ओनली शैल बी सेंट टू कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज पे क्या चला जाएगा, इसका कॉल लेटर जाएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर एक तरीके से मैं कह लूँ, ठीक है। कोई क्वेरी है आप कॉन्टेक्ट में तो प्रेसिडेंट जो CSB के हैं और उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट CSB, ठीक है, ब्राज स्क्वायर दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली में। ये आपका पिन है, टेलीफोन नंबर भी उनका दिया गया है, ये इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी गई है, इस पर आप उनको लिख सकते हैं। लॉग ऑन टू CSB वेब पोर्टल, इतने पे आप लॉग इन करके अंडर द कैंडिडेट्स लॉग इन और क्वेरीज पर्टेनिंग टू फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट में आल्सो कॉन्टेक्ट टू टेलीफोन नंबर। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए डिस्क्लेमर यहाँ दिया गया है, यानी ये खत्म होने की कगार पे है अब। चलिए अब यहाँ पर हम ये खत्म हो चुका है। पहला चीज उन्होंने लिखा है कि द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन एडवर्टीजमेंट आर गाइडलाइंस ओनली एंड ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल अप्लाई फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर कोई सा अमेंडमेंट होता है तो वो कैंडिडेट्स के लिए भी अप्लाई होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, फॉर डिटेल्ड सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट एंड इनरोलमेंट लिस्ट, लॉग ऑन टू CSB वेब पोर्टल। इस पे आपको लॉग इन करना है सब चीज़ों के लिए, जो भी जानकारी चाहिए आपको डिटेल में चाहिए तो। आई हैव रिजर्व द राइट टू कैंसिल इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आप बिना किसी रीजन को बताए हुए वो कैंसिल कर सकता है आपका कैंडिडेचर। हालांकि इसमें रीजन रहते हैं, ऐसा नहीं बिना किसी रीजन के। आप उसको लगा कि नहीं भैया आप सस्पिशियस हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो किसी भी कंडीशन पे आपको जो है वहाँ पर सारा सिलेक्शन प्रोसेस, आप किसी भी स्टेज पहुँच रखे हो, जैसे मेडिकल तक पहुँचे वहाँ भी आपको कैंसिल कर देगा, पास भी होंगे तब भी, ठीक है। कैंडिडेट्स फाउंड इंडल्जिंग इन एनी टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस अनफेयर मीन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन शैल बी डिबार्ड परमानेंटली। परमानेंटली मतलब क्या था ना कि आप डिबार्ड हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से अयोग्य घोषित हो जाएंगे, कभी भी आप फिर एयरफोर्स के लिए, अग्निवीर वायु के लिए एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों है हमें, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर इसका मैं ये इन्होंने रेड पेन से लिखा है, इसका मतलब कुछ इसका अलग ही मैंने द डाटा इंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल। जो भी रजिस्ट्रेशन में आप डाटा दे रहे हैं वो फाइनल है, मदर का नाम, फादर का नाम जो रजिस्ट्रेशन में दे रहे हैं वो फाइनल माना जाएगा इनके हिसाब से, ठीक है। एंड नो चेंजेस विल बी परमिटेड लेटर, कोई भी चेंज बाद में परमिटेड नहीं है। एंट्री ऑफ रॉन्ग डाटा विल डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेचर, अगर आप गलत भर देते हैं कहीं आपका फॉर्म तो आप मानिए कि आपका कैंडिडेचर क्या हो गया है, कैंडिडेचर आपका जो है वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, आप उसमें से हट गए हैं, अब आप उस पेपर नहीं दे सकते हैं।
तो ये सारी जानकारियां जो हुई आई होप आपको हेल्प करेंगी, और सारा जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, वो हमने आपको एज इट इज जैसा था वैसा बता दिया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि जानकारी यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे भी इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।